गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 13। प्यारेलाल वॉज कैरिंग ऑन बिजनेस स्टेशनरी एज ए स्टेशनरी मर्चेंट, मतलब उसका किस चीज का बिजनेस है? स्टेशनरी का बिजनेस है। ऑन 1 जनवरी 2016 हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर सॉरी वेयर एज अंडर। तो अब देखेंगे बेटा, यहाँ क्वेश्चन में हमको एसेट्स दी हुई है और क्या दी हुई, कुछ लाइबिलिटीज। तो इसका मतलब क्या होता है? हमको एसेट्स और लाइबिलिटी उसने यहाँ पे जो दिया है, इसका मतलब ये होता है कि पिछले साल के जो बैलेंसेस थे वो कैरी फॉरवर्ड हुए। तो कैरी फॉरवर्ड पिछले साल के बैलेंसेस क्या कैरी फॉरवर्ड होते हैं? कि हाँ, पिछले साल के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते। कौन से होते? तीन होते बेटा। वो जो तीन कैरी फॉरवर्ड होते, एक होता है आपका एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। ये तीन कैरी फॉरवर्ड होते पिछले साल के, ठीक है। और व्हाट अबाउट एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंसेस और इनकम जो होता है बेटा, एक्सपेंसेस और इनकम जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आया होगा वो हम किसे दे देते? ओनर को दे देते। तो ओनर, ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो ओनर्स हो जाएगा, एक से ज्यादा वहां पे रहता है, ठीक है। एनीवे ओनर को दे देते हैं। लेकिन एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि वो रियल और पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमको एसेट्स दिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर ₹2400, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 35,600, कैश एट बैंक ₹3,500, कैश इन हैंड 400, ड्यू फ्रॉम बिमल 1,600, ड्यू फ्रॉम केवल 800। व्हाट इज ड्यू फ्रॉम? ड्यू फ्रॉम लेना है, राइट टू रिसीव बेटा, तो वो एसेट होती है, पर्सनल अकाउंट होता है। नो लाइबिलिटीज ड्यू टू लैंडलॉर्ड डिसम्बर्स रेंट। लैंडलॉर्ड मतलब हमें उसको देना है बेटा, दिस इज नथिंग बट रेंट पेएबल। ओके। ड्यू टू शर्मा ब्रदर्स 1,400, ड्यू टू गुप्ता सन्स 550, प्रिपेयर जर्नल। अब उसने एसेट लाइबिलिटीज तो अपने को दे दिए, कैरी फॉरवर्ड हुए बेटा। अब उसके बाद लंबे चौड़े उसने बहुत सारे बेटा अपने को ट्रांजेक्शन दिए, तो ये क्वेश्चन लेंथ दिए, तो एक एक एंट्री अपने को पढ़ते जाना पड़ेगा और उसके एंट्रीज पास करेगी। लेकिन अच्छे से समझना, जब पिछले साल के कोई ट्रांजैक्शन हम इस साल जो कैरी फॉरवर्ड हुए, इस साल अगर कैरी फॉरवर्ड तो इस साल की बुक्स में लिखना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। कितनी चीजें कैरी फॉरवर्ड थी बेटा? एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। सर मुझे यहाँ पे एसेट नजर आ रही है, लाइबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे कैपिटल नजर नहीं आ रहा। तो उसने हमको कैपिटल दिया नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा बेटा। हमेशा ख्याल रखना बेटा, हमेशा एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। ऐसा क्यों? वी फॉलो, इसे अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, इस पर अपन आगे भी बात होंगी बेटा। वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंट के इफेक्ट डेबिट क्रेडिट देते बेटा। तो आपके एसेट्स के जो होते उसके डेबिट बैलेंस होते, ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था मॉडर्न अप्रोच में। एसेट के कौन से बैलेंस होते बेटा? आपके डेबिट बैलेंस होते। कैपिटल के और लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते? क्रेडिट बैलेंस होते। ठीक है, यहां पे लिखा था सर, ये क्रेडिट बैलेंस होते। एसेट के कौन से बैलेंस थे? डेबिट बैलेंस। अब एक्सपेंस के भी डेबिट होते, लाइबिलिटी इनकम के क्रेडिट होते, लेकिन ये दो अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं होते बेटा? क्योंकि ये एक्सपेंस और इनकम ओनर टेम्पररी अकाउंट है, तो ओनर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट और लॉस। लेकिन ये एसेट के डेबिट बैलेंस होते, कैपिटल लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस। तो जब ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं बेटा, तो हमको इस साल की बुक्स में लिखना है, तो एसेट को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं और कैपिटल को भी क्रेडिट करते, क्योंकि उसके क्रेडिट बैलेंस पिछले साल आए थे, तो इस साल हम उसको क्या करते बेटा? क्रेडिट करते हैं। लेकिन उसने एसेट दिया और लाइबिलिटी दिया क्वेश्चन में, कैपिटल दिया नहीं, तो हम आराम से निकाल लेंगे बेटा। ये हमेशा ये एसेट के कौन से बैलेंस होते बेटा? डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते। तो ये टैली क्यों होना चाहिए सर? वो इसीलिए होना चाहिए बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। तो जितने से आपने डेबिट की उतने से आपने क्रेडिट भी कर, तो हमेशा ये टैली होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमको पता है, ये पता है, लाइबिलिटी भी क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन मार्क है कैपिटल। तो एसेट पता है, लाइबिलिटी पता है, कैपिटल नहीं पता, पता लगा सकते? पता लगा सकते। तो कैसे पता लगा सकते बेटा? इक्वेशन बनाओ इसको, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, दैट इज वो कैपिटल पता लग जाएगा आपको, ठीक है।
अब ये मैच क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम कौन सी सिस्टम फॉलो करते हैं बेटा, डबल एंट्री। तो इसके डेबिट बैलेंस होते, इसके क्रेडिट, और ये हमेशा साल के आखिरी में एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होना चाहिए। सर इनकम और एक्सपेंस का उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस था वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड तीन चीज होती है, एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, तो अब अपन इसको अब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हुई, तो इस साल कैरी फॉरवर्ड अगर हुई है तो हमें लिखना पड़ेगा ना बेटा, उसको बुक्स में लिखना पड़ेगा। तो हमेशा एसेट को क्या करते हैं अपन, डेबिट, क्योंकि उसके डेबिट बैलेंस होते हैं। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अब हमको करना होगा, इस साल की बुक्स में लिखना पड़ेगा। अच्छा क्यों कैरी फॉरवर्ड होते बताया था आपको पिछले सेशन में। अब आप खुद देखो, फर्नीचर एंड फिक्चर की 2400 की वैल्यू, तो अभी सर्विसेज मिलना बचा है ना, फर्नीचर तो यूज कर रहे हैं ना, तो वो अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता है। स्टेशनरी रखी हुई है स्टॉक, उसकी कैश एट बैंक में रखे हुए हैं ना 3500, कैश हमारे पास 400 है, ड्यू फ्रॉम बीमल, बीमल से लेना है, केवल से लेना है, तो किसी से लेन देन बची है, सर्विसेज लेना बची है हमारे पास कोई, तो फिर बेटा वो हमको लिखना पड़ता है। लाइबिलिटी इसमें वी आर लाइबल टू पे, हमको पे करना है, तो वो तो लिखना पड़ेगा ना, वी आर लाइबल टू पे। अगर मैं कहूँ कि हमको किसी को पे करना है तो वी आर लाइबल टू पे, तो हमको हिसाब किताब बचा हुआ है तो वो लिखना पड़ता है। तो पिछले साल की कितनी चीजें कैरी फॉरवर्ड होती, तीन, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप लिखेंगे पहला, ठीक है, यहां से देख के लिखना है। तो आप पहले ईयर लिख लेंगे, कौन सा ईयर दिया है बेटा यहाँ पे, 2016 जनवरी 1 तारीख साल की शुरुआत हुई अभी। ठीक है, 2016 जनवरी 1 तारीख। आपको बोला था ड्रॉ करके रखना, तीन तीन पेज तो मिनिमम रखनी, बहुत एंट्रीज अपने वाच करना है बेटा। ओके, चल सबसे पहले एसेट्स को आप लिखते जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फिक्चर्स क्या होते, जो छोटे मोटे जैसे होते ना आइटम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के छोटे मोटे जो आइटम रहते उसको फिक्चर सबको मिला के कहते हैं। फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट दिया बेटा आपको, 2400, 2400 फर्नीचर फिक्चर्स अकाउंट डेबिट 2400। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 35,600, जो पिछले साल का स्टॉक इस साल कैरी फॉरवर्ड था, जो अनसोल्ड रहता है उसको हम ओपनिंग स्टॉक के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं इस साल बेटा, ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो पिछले साल बच गया था तो जब उसको क्लोजिंग स्टॉक के नाम से बुलाते, जब इस साल कैरी फॉरवर्ड होता तो साल के शुरुआत में स्टॉक रखा है तो हम इसको ओपनिंग स्टॉक के नाम से बुलाते। तो आप लिखोगे बेटा ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 35,600, 35,000। देखो मैं हमेशा कहता था ना, जो बेटा परचेज रहता है वो एक्सपेंस रहता है, जो स्टॉक बच जाता है वो एसेट रहता है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है 35,600, ये आपने पिछले साल बहुत ज्यादा स्टॉक कोई खरीदे होंगे तो वो परचेज एक्सपेंस था, वो जो उसमें से जो बच गया, तो जो बचे हुए पार्ट को फिर आप स्टॉक कहते हैं। ठीक है, 35,600। उसके बाद बेटा फिर है आपका कैश एट बैंक। कैश एट बैंक जो बैंक अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट होता है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 3,500। नेक्स्ट आइटम जो दिया बेटा कैश इन हैंड, बीमल और फिर केवल। ठीक है, आपके पास नोट्स होंगे, आप वहां से लिखते जाओ बेटा। ठीक है, 1600 और फिर 400, एक एक लिखते जाएंगे। पहले कैश लिखो 400, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 400। ठीक है, फिर ड्यू फ्रॉम बीमल 1600, फिर केवल से 800। ठीक है, बीमल्स अकाउंट, बीमल्स अकाउंट डेबिट 1600। ठीक है, केवल, केवल्स अकाउंट डेबिट 800। तो ये सारी की सारी जो मैंने लिखा हूं बेटा, ये क्या है सारा का सारा, ये है हमारी एसेट्स। कौन सी एसेट्स, जो लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होकर आई।
ठीक है। और क्या लिखना पड़ता है बेटा हमको, फिर लाइबिलिटीज भी लिखना पड़ता है। तो आपको सिखा है लाइबिलिटी को क्या करते हैं अपन, क्रेडिट। तो यहाँ लिखो टू, लाइबिलिटी में हमको आइटम दिए हुए ना यहाँ पे, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब दिस इज नथिंग बट रेंट पेबल, तो आप लैंडलॉर्ड अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हो। रेंट पेबल जो पिछले साल का था, कैरी फॉर पेबल, इट मींस हमने अभी तक के रेंट पे करे नहीं है। नाउ ड्यू टू शर्मा ब्रदर्स, अभी शर्मा ब्रदर्स को ड्यू टू मतलब हमें देना है, ड्यू फ्रॉम हमें लेना है, राइट टू रिसीव, लाइबल टू पे, समझ में आ रहा है, राइट टू रिसीव एसेट, लाइबल टू पे लाइबिलिटी। चलो पहले ड्यू टू लैंडलॉर्ड को आप लैंडलॉर्ड अकाउंट भी लिख सकते हो बेटा, आप टू रेंट पेएबल भी लिख सकते हो, रेंट पेएबल अकाउंट, ठीक है, रेंट पेएबल अकाउंट डेबिट। ये तो एक काम करो ऐसे लिखो, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड को देना है हमको, लैंडलॉर्ड अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो रेंट पेएबल, रेंट पेएबल अकाउंट कितना दिया बेटा 150। ओके, देखो आपका यहाँ पे ना साल शुरू हो रहा है जनवरी मंथ में, अच्छे समझना जनवरी मंथ में। अब आपका पिछले साल का दिसंबर का रेंट है, तो दिसंबर का रेंट आपने नहीं दिए होंगे, ठीक है, तो वो इसीलिए पेबल बता रहा है। नया साल शुरू हुआ, पिछले साल की अकाउंटिंग पिछले साल कर रहा था, आपने पे नहीं करे बेटा, तो पेबल, लाइबल टू, इसलिए लाइबिलिटी थी। अब ड्यू टू शर्मा ब्रदर्स और एंड ड्यू टू गुप्ता सन्स, ड्यू टू, या आप सिर्फ शर्मा अकाउंट भी शर्मा सन्स लिखा हुआ है, शर्मा ब्रदर्स है तो यहाँ पे लिखो शर्मा ब्रदर्स अकाउंट 1400 टू गुप्ता सन्स अकाउंट 550, ये दिया हुआ है ना हमको, शर्मा ब्रदर और गुप्ता सन्स 550। अब ये जो हमने लिखे बेटा यहाँ पे, ये जो तीन आइटम है मेरे जितने भी हो, ये क्या है, ये लाइबिलिटीज है। अब लाइबिलिटीज है तो कैरी फॉरवर्ड तो तीन चीज होती है, एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो कैपिटल अपन निकाल सकते हैं बिल्कुल, एसेट माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल हमेशा ख्याल रखना एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, दैट इज कैपिटल। तो ऐसे भी निकल जाता है बेटा। तो यहाँ पे दिया रहता तो ठीक है, नहीं दिया तो इस तरीके से निकालना रहता हमको टू। अच्छा सर ये ऐसा क्यों हमेशा होता है कि हमेशा मैच होगा बेटा, हमेशा, या आप इसको इक्वेशन ऐसे करो, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, शॉर्टकट में लिखो एसेट ए सी कैपिटल एल लाइबिलिटी। तो एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमेशा। सर क्यों ऐसा, बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, हम जितने से डेबिट करते उतने से क्रेडिट। तो इसके डेबिट बैलेंस होते, कैपिटल और लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते, तो हमेशा डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ऐसा होता है। आप ये चीज और हम करेंगे आगे चल के जब और बात होगी, लेकिन सिंपल चीज है। सर इसमें इनकम और एक्सपेंस नहीं आया, नहीं आया बेटा, क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके बैलेंस, उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है इनकम एक्सपेंस का, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो कैपिटल में आ गया उसका नेट इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख लो बल्कि ब्रैकेट में, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। अब आपको करना क्या है बेटा, कैलकुलेटर लो, उसमें से ये एसेट जो सारी दी हुई एसेट्स की टोटल करो और ये लाइबिलिटीज उसमें से माइनस करो, बताओ मेरे को कितना आ रहा है। एसेट्स वैसे में 2400 प्लस 35,600 प्लस 3,500 प्लस 400 प्लस 1,600 प्लस 800 माइनस 150। तो ये कैसे निकाले अपन ने बैलेंसिंग फिगर, ये आया एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, समझने के लिए लिख दे रहा, एसेट माइनस लाइबिलिटीज बेटा। 550 सारी एसेट्स की टोटल करो, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस करो, दैट विल बी कैपिटल। तो आता है आपका 42,200, कितना आ रहा है बेटा 42,200। ओके, ये आ गया आपका कैपिटल। दिया रहता तो लिख लेते, नहीं दिया तो ऐसे निकलता है। तो पिछले साल की कितनी चीजें कैरी फॉरवर्ड होती है बेटा, तीन चीजें। कौन कौन सी कैरी फॉरवर्ड होती है, एसेट, लाइबिलिटी और ये कैपिटल। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ये कैपिटल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ओके। देखो तीनों चीजें पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड इस साल, तो हमने इसको इस साल लिख लिए। ओके, तो पिछले साल का था
और हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर। अब और ऑब्जर्व करो, एसेट लायबिलिटी जो होती है ना आपकी, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल, ये रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं। एसेट में भी रियल और इट में भी पर्सनल, और लायबिलिटी तो पर्सनल ही होता है। तो रियल और पर्सनल अकाउंट ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। सर एक्सपेंस और इनकम कैरी फॉरवर्ड नहीं करे आपने? हाँ नहीं करे, क्योंकि उसका जो नेट इफेक्ट होता है वो आइदर प्रॉफिट और लॉस, और वो हम किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते बेटा? ओनर के अकाउंट में। ओनर का अकाउंट कौन सा? कैपिटल। उसका नेट इफेक्ट ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। ओके, तो ये पिछले साल के बैलेंसेस इस साल कैरी फॉरवर्ड हुए। अब इस साल पूरा ट्रांजेक्शन हुएंगे, अब एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते जाना और लिखते जाना बेटा। स्पेस नहीं, मैं नरेशन नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, आप उसको वहां पे लिख लेना। आपको पता होगा ना सर, ये एक्सपेंसेस यहां बता देता एक मिनट। एक्सपेंसेस और इनकम जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। क्यों? ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं बेटा, और इसका जो भी प्रॉफिट और लॉस जाता है वो कैपिटल अकाउंट में रहता है। तो ऑलरेडी जो कैरी फॉरवर्ड करके दिया उसने, उसमें जो कैपिटल का बैलेंस है उसमें ऑलरेडी नेट इफेक्ट ऑफ इनकम और एक्सपेंस आ चुका है। ये 42,200 में उसका प्रॉफिट का भी हिस्सा रहता है, ठीक है, तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, ये कैरी फॉरवर्ड होते बेटा, और ये नॉमिनल होता है। अच्छा, ये एसेट लायबिलिटी ये जो रहते हैं ये कौन से होते हैं? या तो फिर ये रियल रहता है, और या तो फिर क्या रहते हैं बेटा अपने? एंड पर्सनल अकाउंट रहते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होते। बताया था ना पिछले सेशन में, आपको याद है बेटा? ये देखो, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते एक्सपेंस इनकम, ये ओनर को चले जाते, उसका टेम्पररी अकाउंट। कैरी फॉरवर्ड क्या होते हैं? एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ओके, रीजन भी बताया था क्यों, क्योंकि लेन देन, हिसाब किताब, सर्विसेज मिलना देना बचा है, इसीलिए। ओके, चलिए इसका नरेशन लिखिए, और फिर उसके बाद मैं यहां से एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते जाऊंगा और हम लोग जर्नल एंट्री पास करते जाएंगे। ओके, चलो इसका नरेशन आप, ठीक है, इसके नीचे इसका नरेशन ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, आप वहां से लिख ले। इसके नीचे लिखना बेटा आपने, ये नरेशन लिखो। बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्डेड, डिटेल में लिख दिया बैलेंसिंग फिगर दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल ऑफ द ओनर, वो भी लिखे। ठीक है, चलो इसको लिख लो। ओके, लिखे नहीं लिखे? ओके, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्डेड, ओपनिंग बैलेंस मतलब बेटा एसेट और लायबिलिटी के बैलेंस फिगर दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल ऑफ द ओनर, वो भी मैंने वहां पे लिख दिया बेटा। ओके, चलो इतना लिखे आपने। अब उसके बाद आगे का, चार्जिंग पे लगा दूं मैं आईपैड 1। ओके, अब उसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन हमको पढ़ना और हमको लिखते जाना रहेगा बेटा। अब ये आया आपको 2 तारीख को हुआ कैश से। अब आपको एंट्री पास करना आना चाहिए, और इस क्वेश्चन में आपको पूरा एंट्रीज का अपने एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कैश सेल, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश सेल की है हमारे पास। अब तो एरो नहीं बनाना पड़ेगा ना, कि अभी भी बनाना पड़ेगा। कैश आई और गुड्स गया, कैश आई और गुड्स गया, तो वो सेल किया आपने। तो कैश अकाउंट, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आई तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वाई सेल्स बेटा? क्योंकि हमने बेचे। सेल्स इज इनकम, इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो मैं बोलते जाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है? ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, देयरफॉर एंट्री विल बी बेटा कैश आई, गुड्स गया तो वो सेल है। ठीक है, तो कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आई। सेल्स हुआ इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। सो एंट्री विल बी, यहां लिख दो सेकंड, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 150 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 150। एक और चीज आपको सिखाओ बेटा, अभी क्यों मैंने ऐसे कहा बेटा कि हमेशा
एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। आप खुद ही ऑब्जर्व करो, देखो जितने से डेबिट करे उतने से क्रेडिट करते हो, तो हमेशा जितने जिनके डेबिट बैलेंस होते हैं दैट शुड बी इक्वल्स टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस। तो एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इसीलिए हमेशा मैच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने अमाउंट से आप डेबिट करते हो पूरे साल, उतने ही अमाउंट से क्या करते बेटा, क्रेडिट करते हो। ठीक है, अगर कहीं गड़बड़ करे तो फिर वो मैच नहीं होता। आप सीखोगे, एक चैप्टर आएगा आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आगे वहां सिखाऊंगा बेटा। ठीक है, चलिए नरेशन लिखेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, उसके बाद आगे आएंगे बेटा, नेक्स्ट देखेंगे सेल्स टू एसपी स्टोर्स ऑन क्रेडिट। एसपी स्टोर्स का आपने उधारी में बेचे। अब देखो समझना है चीज, मेरे पास से गुड्स गया तो वो सेल तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं आई बेटा, राइट टू रिसीव हुआ, राइट टू रिसीव हुआ। एनीवेज बेटा, सो एसपी स्टोर इज ए पर्सन, नॉट नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। सो एसपी स्टोर इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे एसपी स्टोर रिसीवर है, क्या रिसीव किया, गुड्स जो हमने उसको दिए। तो एसपी स्टोर्स अकाउंट डेबिट। टू, अब क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो सेल्स विल बी क्रेडिटेड। सो एसपी स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 450। सेम तारीख, सर दो के बाद 3 आता है ना, अरे भैया डेट है वो 2 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, वो ऐसा जरूरी कि एक ही ट्रांजेक्शन होगा। एसपी स्टोर्स अकाउंट डेबिट 450 टू सेल्स अकाउंट 450, being goods sold to SP stores on credit, on credit। अब ये चीज ध्यान से सुनना बेटा, being goods sold to SP stores on credit। अब देखो फर्क समझना बेटा, आराम से, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैश को डेबिट करें या एसपी स्टोर, इनफैक्ट दोनों जगह सेल्स था, दोनों जगह सेल्स है, लेकिन यहाँ कैश लिखे हैं एसपी स्टोर, क्यों, क्योंकि पैसा मिल गया, अब उससे कोई हिसाब किताब नहीं बचा है। लेकिन अब यहाँ पे इससे बचा हिसाब किताब, क्योंकि उसको किस में बेचा आपने, उधारी में, तो नाम लिखते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, देखो यहाँ पे ये आपकी, ये कैश सेल्स था, ये क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, ये जो एरो देखिए लिखता हूँ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी आया आपको, इसलिए मैं लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, परचेज फ्रॉम गुप्ता सन्स। अब आपने गुप्ता सन्स से क्या करे बेटा, परचेज करे। कितना परचेज करे आप ध्यान से सुनेंगे, 380 का। अब उसने ये नहीं बोला कि कैश में खरीदे क्रेडिट में, साफ साफ नहीं बोला, जैसे यहाँ पे कैश बोला था, यहाँ पे क्रेडिट बोला था सेल्स के वक्त, लेकिन यहाँ बोला नहीं। फिर अपने को देखना पड़ता है कि इंटरप्रिटेशन करो उसका, तो उसका क्या उसने नाम दिया है कि हाँ नाम दिया है गुप्ता सन्स, तो अपन क्या मानेंगे कि किसमें, क्रेडिट में परचेज हुआ। अब एंट्री क्या होंगी, हमारे पास गुड्स आया, गुड्स आया, सो पहली बात तो परचेज इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो ये परचेज को अपन क्या कर देंगे, डेबिट। हमारे पास से अभी बेटा पैसा गया नहीं है, वी आर लाइबल टू पे, लाइबल टू पे, लाइबल टू पे, हमने भी पैसा दिए नहीं, उधारी में खरीदे, तो किसको देना है, गुप्ता सन्स। तो गुप्ता सन इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गुप्ता सन्स ने हमको दिया, तो वो कौन है बेटा, गिवर है, इसलिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। हमेशा याद रखना, रिसीवर फ्रॉम एंटिटी, गिवर टू एंटिटी। अपन एंटिटी है, अपन प्यारे लाल है, मेसर्स प्यारे लाल, तो अपने को प्यारे लाल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो हमको उसने दिया गुप्ता सन्स ने, तो वो गिवर हुआ बेटा। तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट
to Gupta Sons account. Why purchase account debit? Because purchase is expense, expense deal by nominal account, nominal account says all expense should be debited. Okay, तो लिखो यहाँ पे कौन सी तारीख है, 3 तारीख. परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 350 to Gupta Sons account 350 being goods purchased on credit from गुप्ता सन्स. गुप्ता सन्स से हमने उधारी में खरीदे, गुप्ता सन्स से हमने उधारी में खरीदे बेटा. ठीक है, ओके. अब उसके बाद बेटा ये हुआ हमारा ट्रांजैक्शन ही. अब ऐसे एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ना और अपने, और आप सीक्वेंस में लिखना बेटा. अब मैं तो स्लाइड बदलते जाऊंगा, वो हेडिंग बार बार आएंगी मेरे रेफरेंस के लिए हो, लेकिन आपको बार बार ऐसा हेडिंग नहीं देना, बस एक बार दे दिया आपने डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फुल, डेबिट, क्रेडिट. ओके, उसके बाद अपन नेक्स्ट पे आते. कहता है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड फॉर दिसंबर 2015. अब देखो बेटा ये था 2016 है ना, 2016. अब 2016 में है अपन, मगर पिछले साल का ये रेंट दिसंबर मंथ का नहीं, मतलब दिसंबर 2015 का. तो वो यही कह रहा है कि दिसंबर 2015 का जो पिछले साल का रेंट नहीं था वो हमने पे करे बेटा. सो लैंडलॉर्ड इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर. अब हमने उसको पे करे तो वो रिसीवर हुआ बेटा. वो लैंडलॉर्ड बोले रेंट पेबल, रेंट पेबल रिप्रेजेंटिंग टू लैंडलॉर्ड. ठीक है, तो रेंट पेबल अकाउंट डेबिट और लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से क्या गई बेटा, कैश टू कैश अकाउंट. ठीक है, बाकी के ट्रांजेक्शनों में लिखता हूं बेटा. ओके, अब आप इसके नीचे लिखते जाएंगे. 4 तारीख लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट. अगर आपने पहले रेंट पेबल लिखे होंगे तो यहाँ पे रेंट पेबल अकाउंट आ जाएंगे. ठीक है, कितना अमाउंट है 150, उसको कैश हमने दिए टू कैश अकाउंट. बीइंग रेंट फॉर दिसंबर 2015 पेड. पिछले साल का रेंट था बेटा जो आपने पे नहीं करे तो इस साल पे कर. ओके, तो आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, देखो अपने पास पिछले साल का यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये देखो पिछले साल के लैंडलॉर्ड को पे कर, इस साल क्यों कैरी फॉरवर्ड करे, क्योंकि अभी लेन देन बची थी तो 150 से क्रेडिट करे. अब आपने यहाँ पे पे कर दिया उसको 150, तो लेन देन खत्म हो गई. इससे ऐसी कोई बची भी रहती तो उसको पिछले साल की थी, इसीलिए उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है. ठीक है, अब उसके बाद आते हैं बेटा 4 तारीख को और भी ट्रांजेक्शन है. क्या ट्रांजेक्शन है 4 तारीख को अपन देखते हैं बेटा. क्या कह रहा है आपसे, यूज स्टेशनरी फॉर ऑफिस एंड यूज स्टेशनरी फॉर डोमेस्टिक पर्पस. अब ये दोनों में ना डिफरेंस समझना. पहले तो हमारा बिजनेस स्टेशनरी का ही है, आपने देखे थे क्वेश्चन के शुरुआत में, बिजनेस हमारा स्टेशनरी का ही है. अब ऑफिस की स्टेशनरी थी, बिजनेस स्टेशनरी हमारे पास गुड्स स्टेशनरी दुकान में भरी पड़ी क्योंकि वही हम बेचते हैं लोगों को. अब हमने ऑफिस इसके लिए उसको यूज कर ली, तो स्टेशनरी आपने ऑफिस यूज के लिए यूज करे बेटा, इसके बारे में बात कर रहा हूं. तो एक्सपेंस है बेटा, क्यों, क्योंकि ऑफिस के लिए यूटिलाइज करे, आपने बेनिफिट लिया उसका. सो स्टेशनरी एक्सपेंस, ये स्टेशनरी एक्सपेंस क्यों बोल रहा हूं बेटा, ये हमने अपने ऑफिस के लिए यूज करे. ये स्टेशनरी एक्सपेंस किसके लिए यूज करे हम लोगों ने बेटा, ऑफिस के लिए ये स्टेशनरी यूज करे. तो ऑफिस का एक्सपेंस हो गया भाई, गुड्स नहीं रहा. ठीक है, तो इसलिए स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट मत बोल देना क्योंकि आपने ऑफिस के लिए यूज करे. ठीक है, जब खरीदे होंगे तो जब वो परचेज के नाम से यहाँ पे डेबिट करोगे, उसमें से कुछ आपने ऑफिस इसके लिए यूज कर लिए, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. क्योंकि एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड. अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना. अब आप बोलेंगे सर चलो 2 लिखो. 2 क्या लिखूं मैं, पैसा दिया मैंने, अगर पैसा देता तो मैं यहाँ पे कहता टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा मेरे पास से गया, कैश कर नहीं सकता. क्यों बेटा, क्योंकि
कैश इसीलिए नहीं कर सकता बेटा क्योंकि मैंने किसी को पैसा दिया नहीं हो अभी 60 रुपए ये। अच्छा, तो टू जिससे लिए उसको उधारी में लिए होंगे तो उसका नाम लिख दो क्योंकि वो गिवर हो। बेटा उससे तो पहले गुड्स खरीद चुके हो, उसको तो पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके। वो जो ऑलरेडी रखा हुआ हमारी दुकान में गुड्स, जो दुकान में ऑलरेडी गुड्स रखा उसमें से उठा के अपन इसको यूटिलाइज करते हैं बेटा। अच्छा, तो फिर कैसे उसमें से यूटिलाइज कर रहे हैं ना बेटा, तो कोई पार्टी को भी अपन वी आर नॉट लायबल टू पे फॉर दिस 60। क्यों? ऑलरेडी पहले परचेज लिख चुके थे। तो टू क्या करूं मैं? टू दो चीज हो सकती है, दोनों सही है, मैं बताता हूं एंगल। पहला मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने जो मैं बोल रहा हूं ऐसे आपने पढ़े होंगे। टू परचेज अकाउंट लिखो। क्यों? क्योंकि जो परचेज करे थे गुड्स उसमें से अब कम हो गया ना, वो गुड्स तो कम हो गया बेटा। अब वो आपका परचेज जो करे थे वो कम हो गया। तो कभी भी ख्याल रखना बेटा, जिसके कोई जो बैलेंसेस होते हैं आपके, जो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं बेटा। तो जब भी एक्सपेंस के डेबिट होता है, डिक्रीज इन एक्सपेंस, देखो कई बार बोला था वो मॉडर्न अप्रोच से ज्यादा अच्छे से समझता है। वो एक्सपेंस कम हो रहे, क्यों कम हो रहे बेटा? क्योंकि आपने जो परचेस करे थे वो परचेस कम हो रहा है। क्यों सर? बाहर गया नहीं क्या? सेल्स नहीं बेचे नहीं बेटा बाहर को किसी को। अच्छा, तो परचेस को कम कर दो। तो परचेस के तो डेबिट बैलेंस होते, तो उसको कम करना, डिक्रीज करना, तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, क्योंकि परचेज हमारा जो था वो कम हो गया। ठीक है, वो बाहर बेचने के लिए अवेलेबल नहीं उतने का। अच्छा, 60 रुपए का, तो टू परचेज कर दो। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। स्टेशनरी एक्सपेंस क्यों डेबिट करे बेटा? क्योंकि वो खर्चा है। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो उसको मैंने डेबिट करा, पैसा नहीं गया। वी आर नॉट लाइबल टू पे एनी, किसी को पे नहीं करना है हमको, इसको ऑलरेडी दुकान में रखा था, हमने यूज कर ली। लेकिन परचेज जो गुड्स खरीदे वो परचेज की क्वांटिटी कम हो गई, अमाउंट में बोलते 60 रुपए से कम हुआ, तो परचेज को क्या करें? क्रेडिट। आप चाहते तो परचेज की जगह गुड्स यूज्ड अकाउंट भी लिख सकते थे, गुड्स यूज्ड अकाउंट भी लिखते थे। अच्छा, और अब बच्चे कुछ भी सोचते थे, गुड्स अकाउंट तो बनाते नहीं, फिर गुड्स यूज्ड अकाउंट कैसे? अरे मैंने कहा, मैंने देखो आपको पहले भी बोला था, आपको सही अकाउंटिंग में आपको जो प्रैक्टिकल है वो बताता हूं। गुड्स अकाउंट कभी नहीं बनता, कभी दिखा ये गुड्स अकाउंट क्वेश्चन में? इतनी बार परचेज किया करा मैंने गुड्स अकाउंट? तो गुड्स अकाउंट को लोग इसीलिए आप सीधा परचेज से लिखते, तो परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस से बुक करो, जो बच गया आखिरी में स्टॉक उसको दैट वी कॉल एसेट बेटा। ठीक है, एनीवेज इधर आओ। तो गुड्स यूज्ड अकाउंट लिखता और साल के आखिरी में जो गुड्स यूज्ड अकाउंट का बैलेंस रहता वो परचेज में से माइनस कर लेता। तो बात तो एक ही होती। तो एक गुड्स यूज्ड अकाउंट आप लिखते साल के आखिरी में, फिर क्या करते? गुड्स यूज को परचेज में से माइनस करते। तो पहले ही मैं परचेज में भी उसको एडजस्ट कर सकता हूं। तो आप चाहो तो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज भी लिख सकते हो, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू गुड्स यूज। लेकिन अगर आपने गुड्स यूज लिखे तो साल के आखिरी में ये गुड्स यूज को परचेज में से माइनस करते हैं, बात एक ही है। ठीक है, इसको चलो लिखो। अब यहाँ पे अपन कोई एक ही लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखो स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 60 टू गुड्स यूज्ड अकाउंट। कितना लिखा बेटा? 60। एक में रुक जाओ, गुड्स यूज भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? परचेज। अगर गुड्स यूज लिखे तो साल के आखिरी में इसको किससे एडजस्ट करना पड़ता है? परचेज से। तो मैं इसको नोट लिखा दूंगा, आप परचेज लिख लो, या तो परचेज अकाउंट। और क्या लिख सकते थे इसके अलावा? गुड्स यूज। अगर गुड्स यूज लिखते थे बेटा तो क्या होता था? फिर साल के आखिरी में आप किससे एडजस्ट करते थे? परचेज अकाउंट से करते थे। एक आई एम रियली सॉरी, आप परचेज लिखे तो गलत थी, मैंने 2 बार हटा दिया। परचेज लिखे तो भी गलत नहीं बेटा, लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पे गुड्स यूज लिखता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों गुड्स यूज लिखता हूँ। मैं जानबूझ के गुड्स यूज लिख रहा हूँ कि साल के आखिरी में मेरे को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले कि सर मैंने पर्सनल, या हो सकता है पर्सनल के लिए कुछ बिजनेस में से ले गया, या बिजनेस की स्टेशनरी के लिए, बिजनेस में स्टेशनरी यूज करने के लिए ले गया। तो गुड्स यूज अकाउंट मेरे को ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा कि मैंने कितने दुकान के गुड्स में से कितना गुड्स उठा लिया, फिर चाहे पर्सनल यूज के लिए उठाया कि दुकान के यूज करने के लिए उठा लिया, वो मेरे को बताएंगा। लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और एक गुड्स यूज अकाउंट का आखिरी में किस में एडजस्ट करते? परचेज में। मैं नोट लिखा दूंगा, अगर आपको डायरेक्ट परचेज भी लिख सकते। तो अकाउंटिंग का पर्पज ही वो होता है बेटा कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले बच्चों? इन्फॉर्मेशन। इसीलिए मैं गुड्स यूज लिख रहा हूँ। मगर कोई परचेज भी लिखेगा तो गलत नहीं है। परचेज लिखा तो फिर एडजस्ट नहीं करना होता, गुड्स यूज लिखा तो दिस विल बी एडजस्टेड, कि परचेज में से आगे चल के एडजस्ट करें, परचेज को कम कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए लिखो यहाँ पे
मैं नोट लिखा दूंगा इस पर, डोंट वरी आखिरी में। बीइंग गुड्स, ब्रैकेट में लिख लेना स्टेशनरी, यूज्ड फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए यूज करे बेटा। ओके, बीइंग स्टेशनरी यूज्ड फॉर ऑफिस। ओके, अब उसके बाद देखो बेटा क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, यूज स्टेशनरी फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब डोमेस्टिक पर्पस मतलब ये क्या हो गया बेटा, ड्राइंग्स हो गया। बिजनेस के लिए अगर आपने यूज कर रहे रहते थे तो एक्सपेंस था बिजनेस का, लेकिन ये तो ओनर यूज मतलब ये लेके गया, कौन लेके गया, ओनर। ओनर इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर। डेबिट द क्या बोलता है बेटा, रिसीवर। तो रिसीवर कौन है, ओनर। तो ओनर का कैपिटल अकाउंट होता है, लेकिन हमारा अकाउंटिंग का पर्पज ये कि हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे बेटा ओनर अकाउंट, कैपिटल अलग ओनर का ही है और ड्राइंग्स भी ओनर का अकाउंट है, लेकिन हम अलग से इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि पर्सनल इसके लिए कितना लगेगा, इसलिए वो ओनर के अकाउंट को हम ड्राइंग्स के नाम से यहाँ पे बुलाते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप लिखो 4 तारीख को ही ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ट्वेंटी टू। अब ड्राइंग्स पर्सनल इसके लिए लेके गया बेटा दुकान का कुछ, तो परचेज कम होंगे। आप चाहो तो परचेज भी क्रेडिट कर सकते हो और चाहो तो क्या कर सकते हो बेटा, गुड्स यूज्ड अकाउंट। तो सर बोलेंगे एक ही बात है कि अलग अलग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती है, बल्कि कि आपने दुकान का गुड्स कितना लेगा। मैंने यहाँ पे गुड्स यूज क्रेडिट किया, ये भी क्रेडिट किया, मैं चाहता तो परचेज भी कर सकता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलेंगे क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये गुड्स यूज जो साल के आखिरी में होता है उसको परचेज में से फिर माइनस करते। अगर आप कॉमर्स के होंगे तो आपको पता होगा, जैसे सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते, तो आपको दिखता है ना सेल्स इतने का हुआ था, सेल्स रिटर्न इतने का हुआ था, वैसे आपको दिखेगा परचेज इतना था, गुड्स यूज उसमें से इतना हो गया था, है ना। तो वो आपको समझ में आएगा कि पर्सनल यूज के लिए या दुकान के लिए आपने यूज करे थे, इसलिए अपन गुड्स यूज लिख रहे, परचेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने को आदत रहती ना, अपने को मतलब आपको ऐसे नहीं सर एक ही बताओ, बस एक से नहीं होता, एक ही बताओ मतलब ये बढ़ना चाहिए, बार बार बोलता हूँ, दिमाग बढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक ही बताओ, ऑल्टरनेटिव हो सकते, आपको हर अप्रोच से सोचना आना चाहिए। आप सीए बनने जा रहे हो तो आप एक्सपर्ट बनोगे इस फील्ड के, तो एक्सपर्ट कब बनोगे, जब सब चीजें पता रहेंगी, जब एक्सपर्ट बनोगे ना। रट्टाफिकेशन से करोगे तो एक्सपर्ट कैसे बनेंगे बेटा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग होना। चलिए लिखो यहां पे बीइंग गुड्स यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, बीइंग गुड्स यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है 450। ओके, अब उसके बाद बेटा हम आगे आएंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं 6 तारीख, सर 5 नहीं आया 6 के बाद, ठीक है। अब 5 नहीं आया बेटा तो क्या करें, अब नहीं आया तो ठीक है, क्योंकि 5 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं होगा बेटा, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे आप यहाँ पे, हाँ एक करेक्शन कर लेना बेटा, सोल्ड स्टेशनरी टू, यहाँ पे आप एक करेक्शन करेंगे, 1 मिनट रुको, ठीक है ठीक है, प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोल्ड गुड्स टू आईपी कॉलेज ऑन क्रेडिट, कोई कॉलेज होगा। सोल्ड स्टेशनरी, तो आपने उसके स्टेशनरी बेची, कोई कॉलेज वालों को लगती ना, उनको क्रेडिट में बेचे बेटा। तो वो कॉलेज, आईपी कॉलेज जो है आपका वो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, कोई है ना, कॉलेज है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो रिसीवर हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो आईपी कॉलेज इज द रिसीवर, तो आईपी कॉलेज अकाउंट डेबिट टू। हमारे पास से क्या आ गई बेटा, स्टेशनरी, वो हमारा गुड्स है, वो हमने सेल किए, तो सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो सेल्स विल बी क्रेडिटेड हियर। तो विल राइट एंट्री 6 तारीख की बेटा, आईपी कॉलेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, आईपी कॉलेज अकाउंट डेबिट 250 टू सेल्स अकाउंट 250, उधारी में बेचे ना इसलिए उसका नाम आया बेटा। बीइंग गुड्स मतलब स्टेशनरी हमारी,
स्टेशनरी सोल्ड टू आईपी कॉलेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसके नीचे आपने अंडरलाइन कर लेना बेटा। ओके, अब आप डिफरेंस समझो बेटा। यहां पे अगर देखोगे ऊपर, तो ऊपर भी गुड्स गया था, यहां पे भी गुड्स गया था ना ऊपर में। यहाँ पे आपने बिजनेस के लिए ले गए, यहाँ पे गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पे गुड्स को बेचे, बेचे इसलिए सेल्स आया। यहाँ पे सेल्स क्यों नहीं नजर आ रहा बेटा आपको, ये सेल्स क्यों नहीं नजर आया, क्योंकि बेचे नहीं ना बेटा, ये आपने बिजनेस में यूज कर लिए थे वो, तो ये आपने पर्सनल यूज के लिए लेकर चले गए थे, इसीलिए बेटा यहाँ पे बेचे इसलिए सेल्स आया। और ये आपने परचेज को कम कर दिए, तो ये आगे चल के गुड्स यूज परचेज में से ही एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट, ये हो गया हमारा। अच्छा, एक और इसमें, बॉट पोस्टेज स्टैम्प ₹15, 15 रुपए को स्टैंप आपने खरीद के लाए बेटा। तो एक्सपेंस दिल बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो यहाँ पे 6 तारीख के इसमें लिखेंगे बेटा, पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 15, हमारे पास से कैश गई टू कैश अकाउंट, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से गया 15। बीइंग पोस्टल स्टैम्प्स परचेज, आप बोलेंगे सर परचेज अकाउंट क्यों नहीं डेबिट कर बेटा, हमारे गुड्स थोड़ी ना है, ये हमारा गुड्स जब खरीदते जब परचेज अकाउंट। ओके, ये तो एक्सपेंस है हमारा। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं बेटा, अब नेक्स्ट पे हम लिखेंगे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है बेटा, एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट बाय चेक, बैंक के थ्रू पे करे। बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक ने दिया पैसे, है ना, बैंक से जाएंगे, तो वो गिवर हुआ, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब यहां पे लिखो आप 7 तारीख का, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 350 टू बैंक अकाउंट 350, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम being insurance premium paid by check, बैंक गिवर है क्योंकि, ठीक, पेड बाय चेक। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा आप। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, रिसीव चेक फ्रॉम केवल इन फुल सेटलमेंट। आराम से अच्छे समझना बेटा, केवल से हमको चेक मिला और वो कहता है कि फुल सेटलमेंट 780 फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अब कोई हिसाब किताब उससे बचा हुआ नहीं है। तो 780 रुपए मिला, तो अब मैं जरा जाऊं तो मेरे को केवल से लेना कितना था। आप क्वेश्चन की शुरुआत में जाओगे तो आपको केवल से लेना था, देखो शुरुआत में 800 रुपए लेना था बेटा, 800 रुपए लेना था, 800 रुपए से लेना था। अभी उसने दिया कितने, 780, और फुल सेटलमेंट बोला। तो अब उससे हमको पैसा मिला ये 780, तो हमारे पास यहाँ, अच्छा चेक मिला, तो मतलब कहां से बेटा, बैंक से। तो मैं एंट्री सिखा देता आपको। बैंक में पैसा आया, तो बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर। तो आप यहाँ पे लिखोगे, पहले तो लिखो रिसीवर हुआ, कितने का रिसीवर हुआ बेटा, 780 का। तो यहाँ पे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 780, ठीक है। अब इसका रुको, आराम अच्छे से समझना बेटा। अब मगर लेना था हमको उससे 800 रुपए, दिया 780, तो 200 रुपए, सॉरी 20 रुपए और लेना नहीं है, वो डिस्काउंट होंगे। क्यों डिस्काउंट बेटा, क्योंकि फुल सेटलमेंट बोला वर्ड, फुल सेटलमेंट आया, मतलब आपको हिसाब किताब उससे बचा नहीं है।
अब डिस्काउंट क्यों हमको, हमने उसको कंसेशन दिए, क्यों दिए, क्योंकि उसने हमको कोई बेनिफिट दिया, तो वो गिवर ऑफ बेनिफिट हुआ था। क्या दिया बेटा उसने, उसने हमको जल्दी पैसा दे दिया, 780 रुपए तो दिया और उसने हमको बेनिफिट, ये जल्दी बेनिफिट दिया, उसकी वजह से हमने उसको कंसेशन दिए, तो वो एक्सपेंस है बेटा, तो उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट। यहां पे लिखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हमने उसको डिस्काउंट दी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि उसने बेनिफिट दिया हमको जल्दी करके पे करके 20। किसने बेटा, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, केवल, तो केवल इस गिवर है, तो टिक केवल अकाउंट 800, ठीक है। बीइंग, इसको कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। आप बोलेंगे सर दो अकाउंट डेबिट एक क्रेडिट करें, हाँ, क्योंकि आप टोटल ऑफ डेबिट शुड मैच विद टोटल ऑफ क्रेडिट, तो दिस इज 780 प्लस 20 800 हियर 800, इट शुड बी मैच, नंबर ऑफ अकाउंट मे बी मोर देन 2 3 4, ओके। बीइंग, बीइंग check received in full settlement, in full settlement from केवल, ओके, फ्रॉम केवल, ओके। चलिए बेटा, अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट आइटम पे, 9th वाला देखो बेटा, issued check in favor of Gupta Sons in full settlement of the amount due on 1st January 540। अच्छा, 1st जनवरी को कुछ अपना कुछ सेटलमेंट था, इन फुल सेटलमेंट, अभी उसने अपन वहीं जाते थे। गुप्ता सन्स को देना कितना था बेटा, देखो यहाँ पे 550 गुप्ता सन्स को देना था, अपन ने यहाँ पे कितना दिए गुप्ता सन्स को, 540, तो 550 देना था, ऐसे लिखू मैं, देना था, 540 दिए, तो 10 क्या हुआ, डिस्काउंट, हमने इतना कम है, अब अपने को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ बेटा, क्योंकि अपने कम पे का जल्दी पैसा दिए होंगे, तो उसने अपने को कंसेशन दिया, तो अपने को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, अभी अपने लिए इनकम है, ऊपर में हमने डिस्काउंट दिए तो एक्सपेंस था बेटा। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 10 डिस्काउंट है, क्योंकि उसने यहाँ पे वर्ड यूज करा फुल सेटलमेंट, आपको हिसाब किताब, अब समझो बेटा, तो हमने किसको दिए पैसा, गुप्ता सन्स, आओ एंट्री सिखाता हूं इसकी, लिखो गुप्ता सन्स इज रिसीवर, कौन सी तारीख है बेटा, 9 तारीख, सो गुप्ता सन्स अकाउंट डेबिट, रिसीवर हुए, अब वो हुए बेटा 550, आप बोलेंगे 550 के 540 पैसे, और बेटा जो हमने उनको बेनिफिट दिए जल्दी पेमेंट करके, तो वो भी उनको बेनिफिट मिला, तो उसके वजह से फिर हमको उनने कंसेशन दी, ठीक है। तो 550 ही हमने उनको बेनिफिट दिए जल्दी, तो रिसीवर हुए बेनिफिट है। 2, हम बैंक से पैसा गया, तो टू बैंक अकाउंट 540, हमको डिस्काउंट मिला, अब तो इनकम हो गई हमारे लिए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 10, ओके। नरेशन में नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं, आप इसको लिख लो। ओके, चल जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा, लेंदी क्वेश्चन है बहुत ही, यहाँ पे लिखो नेक्स्ट स्लाइड, आप नीचे लिख लेना उसके, बीइंग चेक issued to Gupta Sons in full settlement, in full settlement, ओके। बिना समय बर्बाद करे जल्दी जल्दी, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाना पड़ेगा बेटा आपको भी, ठीक है। उसके बाद आते बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे हम, ठीक है, 10th पॉइंट पे, कैश सेल, ये तो आपको पता है बेटा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको डेबिट करेंगे। सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, उसको क्रेडिट करेंगे, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 600 टू सेल्स अकाउंट 600, being goods sold
फॉर कैश, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। ठीक, सिंपल है तो ओके। अब उसके बाद आते बेटा नेक्स्ट पे, कैश सॉरी सेंड कैश टू बैंक। अब हम अभी हमने देखो 11 तारीख को बहुत से ट्रांजेक्शन हुए बेटा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने गुड्स भेजे बेटा, किसको गुड्स भेजे आपने, आपने गुड्स भेजे यहाँ पे, सॉरी नॉट गुड्स, सॉरी कैश भेजे बैंक में। बड़ा सिंपल है, बैंक में कैश गया बेटा, बैंक में क्या गया, कैश। So bank is a person, person deal by personal account से डेबिट द रिसीवर, हियर बैंक इज अ रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या गया, कैश, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गई हमारे पास से। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बेटा 500। अब बहुत से ट्रांजेक्शन हुए 11 तारीख को अपने पास, ठीक है ठीक है। तो अब नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना था वो, 500 रुपए। होता है ना बिजनेस में पैसा जमा कराते ना, कैश बहुत जब दुकान में रहता है तो बोलते बैंक में जमा करा दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आओ बेटा, क्या कह रहा है हमसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वो कहते हैं रिसीव चेक फ्रॉम बीमल ऑन अकाउंट, कितने मिले बेटा 1000 रुपए। तो यहां पे बहुत अच्छे से समझना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीमल से लेना कितना था, देखो शुरुआत में लिखा था बीमल से लेना था 1600 रुपए, देखो शुरुआत में 1600 ही दिख रहा है आपको, 1600 है ना। अब बीमल से आया अभी मेरे को 1000, तो आप ये नहीं कह सकते चलो सर कि 600 रुपए डिस्काउंट हो गया, ना 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 ना, लेना था 1600 आए 1000, तो वो 600 रुपए डिस्काउंट हो गया ऐसा मान लू ना, बिल्कुल ना। क्यों सर, पहले तो उसने फुल सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं करा, फुल सेटलमेंट बोलता तो डिस्काउंट मानता, और 1600 में से 600 डिस्काउंट बहुत हो जाता है ना, थोड़ा सा समझ में आता है 50-100 रुपए का, ठीक है। एनीवेज तो फुल सेटलमेंट नहीं बोला, तो ये 1600 में से 1000 आए, आएंगे 400 बाद में। तो अपने को चेक मिला, अब एंट्री फॉर्म करो, चेक मिला बेटा, तो चेक मिला वो बैंक में जमा होता है, तो बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो बैंक इज द रिसीवर हियर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, बीमल, बीमल इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से क्रेडिट द गिवर, तो हु इज गिवर हियर, बीमल, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीमल अकाउंट 1000। इस तरीके से आपको एंट्री फॉर्म करना आना चाहिए। ओके 11 तारीख, तो यहां लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू द गिवर बीमल, टू बीमल अकाउंट 1000, बीइंग चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव करते हो अपन बैंक में जमा कराते, इसलिए बैंक में आता है बेटा, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम बीमल, क्या नाम, बीमल, बीमल, ठीक है। 11 तारीख को बहुत से ट्रांजेक्शन हुए बेटा अपने, हाँ क्या हुआ अपना, अपन ऐसे ही मानते बेटा, कोई चेक मिला तो अपन ने बैंक में जमा करा दी बेटा, तो इसलिए बैंक में आता है, बैंक अकाउंट पे डेबिट करे, ठीक है ओके। कैश रिसीव फ्रॉम एसपी स्टोर बेटा, अब कैश अच्छा कैश रिसीव फ्रॉम एसपी स्टोर, अभी कैश मेरे को एक बात बताओ, एसपी स्टोर से मिले था, एसपी स्टोर को अपने कुछ बेचे वेचे होंगे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं, 430 बेटा, तो कैश मिला, तो कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको डेबिट कर लूंगा। हु इज द गिवर ऑफ कैश, एसपी स्टोर, एसपी स्टोर इज द पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो हियर एसपी स्टोर इज गिवर, दैट्स व्हाई एसपी स्टोर अकाउंट विल बी credited. So entry here will be cash account debit 430 to
SP स्टोर्स अकाउंट 430 बीइंग गुड्स, गुड्स नहीं था सॉरी, कैश, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम SP स्टोर, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम SP स्टोर। ओके, चलिए और कुछ हुआ 11 तारीख को? हाँ सर और कुछ भी हुआ। क्या हुआ बेटा? अब अच्छे से समझना, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको अभी सिखाने जा रहा हूं बेटा, ठीक है बेटा। अब वो कहता है यहाँ पे कि देखो इधर क्या मिला था बेटा, इधर कैश मिला था SP स्टोर से, इधर गुड्स मिल रहा है SP स्टोर से, तो फर्क है बेटा। अब समझ, दोनों ही SP स्टोर है, एक ही दुकान है SP स्टोर, वहां से वापस आया। अब समझना अच्छे, अब अल्फाजों का खेल है, अल्फाजों को अच्छे से समझना बेटा। पहले से में तो कैश मिला था, तो कैश है उसको अपन ने कुछ बेचे थे पहले। देखो आप अगर उठा के देखोगे पहले तो SP स्टोर को देखो, यहाँ पे 2 तारीख को देखो, यहाँ पे SP स्टोर्स को अपन ने कुछ बेचे थे, ये 450 रुपए में बेचे थे, उधारी में बेचे थे। अब उससे 430 रुपए आए, अब 450 में से 430 आया, उसने फुल सेटलमेंट, ये सब तो उसने बोला नहीं कि फुल सेटलमेंट है एंड ऑल दैट। फुल सेटलमेंट बोलता मेरे को तो मैं 20 रुपए का डिस्काउंट मान लेता, ऐसा बोला नहीं। तो 450 में से 430 रुपए आया। व्हाट अबाउट 20 रुपीज, तो नीचे 20 के बारे में बोलता है। गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम SP स्टोर, बहुत अच्छे से बारीकी से समझना। हमको वापस आ गए SP स्टोर से 20 रुपए के गुड्स जो थे। क्यों वापस आ गए? हो सकता है वो डैमेज गुड्स हो सकता है उसने उस तरह के गुड्स बुलाए नहीं, उसने बुलाया था पेंसिल, आपने भेज दी इरेजर, शॉर्पनर भेज दिया आपने, तो फिर तो आपने उसने अपनी स्टेशनरी के, इसलिए ऐसे एग्जांपल पेंसिल इरेजर ये सब ले रहा हूं मैं, बुलाया कुछ और, आपने भेज को रोज दी, तो उसने बोला अरे यार ये नहीं बुलाया था, क्या भेज दी, वापस लो, तो उतने का गुड्स वापस दे दिया उसने। ये हो सकता है टूटी हुई पेंसिल दी अपन ने उसको, तो उसने वापस भेजा अपने को, तो ये गुड्स वापस हो गया। तो दिस इज नॉट डिस्काउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल 20 इज नॉट डिस्काउंट, उसने गुड्स वापस भेजा। मेरे को एक अभी सिर्फ 20 की बात कर रहा हूं मैं। जब भी मैंने सेल्स किया था, सेल्स के वक्त मैंने एंट्री पास किया होगा बेटा, SP स्टोर्स अकाउंट डेबिट, अच्छे समझना एंट्री, SP स्टोर्स अकाउंट डेबिट लिखना मत बल्कि अभी समझना है, टू सेल्स अकाउंट। ये कब की एंट्री है? जब मैंने सेल्स किया होगा, जब एंट्री ऐसी पास हुई SP स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब वो जो गुड्स मैंने भेजा उसको बेटा, तो उसने तो वापस कर दिया। तो जब भी जो चीज पहले भेजे थे उसको वापस, इट्स अ कैंसलेशन। तो याद रखना बेटा, जब भी कोई कैंसलेशन होता है, जब भी कोई कैंसलेशन होता है, तो जो ओरिजिनल एंट्री होती है, सब थ्योरी में लिखा है, मगर अभी आप मेरी बात सुनो, जब भी कोई कैंसलेशन होता है तो जो ओरिजिनल एंट्री पास करे तो उसको रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब उल्टी एंट्री पास कर दो उसकी बस। तो अब आप बोलेंगे सर इसका रिवर्स करो, इसको उल्टा लिखो। मैंने बोला सेल्स अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा सब्र रखना फिर बात करना। सेल्स अकाउंट डेबिट टू SP स्टोर, ये एंट्री पास होना चाहिए अभी। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले ओरिजिनल एंट्री पास करे होंगे सेल्स के वक्त, SP स्टोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब वो कैंसिल हो गया सेल्स 20 रुपए का उसमें, तो 20 रुपए से कैंसिल कर दो। तो कैंसिल मतलब रिवर्सल, रिवर्सल उसका कर दिया अपन ने, तो उस कैंसिल को करने के लिए रिवर्स एंट्री पास करना, रिवर्सल करे सेल्स अकाउंट डेबिट टू SP स्टोर। ये इसकी अभी एंट्री होगी 20 रुपीज की। SP स्टोर इज गिवर, तो उसको आपने देखो गिवर, तो उसको क्रेडिट करे, उसने अपने को गुड्स वापस किया। अब मैं सेल्स को डेबिट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स उतने से कम हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो ज्यादा जानकारी चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि पूरे साल में सेल्स रिटर्न कितना हो गया। अगर मैं उसको डायरेक्टली सेल्स अकाउंट में एडजस्ट कर दूं तो मेरे को ये पता नहीं लग पाएगा साल के आखिरी में, या दिक्कत जाएंगी पता लगाने के सेल्स रिटर्न कितने का हुआ, पूरा साल में वापस कितने का गुड्स आया। तो मैं सेल्स अकाउंट डेबिट करने से बेहतर है मैं करता हूं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। रिवर्स किया एंट्री और उसको क्या किया बेटा, रिवर्स करा बेटा यहाँ पे मैंने, तो मेरे पास अच्छा एक और चीज यहाँ पे, या वो गुड्स मैंने जो बेचा था बेटा वो वापस आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने पहले SP स्टोर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स किया था, हाँ, अब उसको रिवर्स सेल्स टू SP स्टोर्स कर दो, उसको रिवर्स करो क्योंकि वो वापस हो गया, कैंसिल हो गया वो वाला ट्रांजेक्शन 20 रुपए से बस। तो मैं सेल्स के बदले में सेल्स रिटर्न करता हूं, भला ही सेल्स रिटर्न को आगे चल के सेल्स में मैं एडजस्ट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ज्यादा जानकारी
चाहिए बेटा, ज्यादा जानकारी चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने सेल्स रिटर्न में, जैसे गुड्स यूज अकाउंट करा था वहां पे, वो परचेज में भी कर सकता था, लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गुड्स यूज में कर लेते। तो यहाँ पे भी सेल्स में ना करते हुए सेल्स रिटर्न में करेंगे, ताकि हमको साल के आखिरी में पता लगे कितने से गुड्स रिटर्न हुए थे। तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एसपी स्टोर्स अकाउंट। ये थोड़ी सी अलग एंट्री आपने सीखी बेटा, यहाँ लिखेंगे अब आप यहाँ पे। इसके बाद आप कंटिन्यूशन में लिखना, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ 11 तारीख पे। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ट्वेंटी टू एसपी स्टोर्स अकाउंट 20 बीइंग सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एसपी स्टोर्स अकाउंट, ठीक है बेटा। कितने से हुआ 20 से। बीइंग गुड्स रिसीव्ड बैक, रिसीव्ड बैक मतलब रिटर्न हो गया बेटा, रिसीव्ड बैक फ्रॉम एसपी स्टोर, उससे अपने को गुड्स वापस आ गया बेटा, ठीक है। बीइंग गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम एसपी स्टोर, ओके। 11 तारीख के बाद अब अपन आते बेटा, ये हो गया 11 तारीख के सारे ट्रांजेक्शन हो गए, ओके। अब आओ 13 तारीख पर, बीमल्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। अरे ये क्या बात हो गई, जो बीमल को हमने चेक दिए थे वो डिसऑनर हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा, जो बीमल को चेक दिए थे वो क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो मैंने आपको सिखाया था कि कैंसिल, डिसऑनर का मतलब पहले से सिखाता हूं। जब अपने को बीमल से देखो कहीं ना कहीं चेक मिला था, कहाँ मिला था, कहाँ गए बीमल भैया, ठीक है एक मिनट रुकना, बीमल से कहीं चेक मिला था ना अपने को, रिसीव चेक फ्रॉम केवल बीमल से, अच्छा ये मिला था, ये 1000 रुपए का चेक मिला था ना बेटा अपने को, ठीक है। क्या एंट्री पास किए थे जब चेक मिला था, बैंक में जमा करे थे, मैंने एंट्री पास किया था बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू बीमल अकाउंट, ये किए थे ना बेटा अपन, ये एंट्री पास किए थे बेटा। अब क्या हुआ, डिसऑनर का मतलब होता है बैंक में चेक जमा करा दिए थे अपन ने, मगर वो डिसऑनर का, डिसऑनर मतलब जब वो बैंक जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डिटेल में बताऊंगा, एक बीआरएस चैप्टर आगे वहां बात करेंगे डिटेल। अभी बस इतना समझो, बैंक जो हमने, आपने सपोज मेरे को चेक दिए, तो मैंने वो चेक मैंने मेरे बैंक अकाउंट में जमा कराया, बैंक अकाउंट में जमा कराया, मेरे बैंक को बोला मैंने कि देखो चेक मेरे को, ये मेरे स्टूडेंट है, जो भी आपका नाम है, सपोज आप एग्जाम्पल दे रहे हो, सौरभ है आप सपोज एग्जाम्पल, तो सौरभ ने मेरे को चेक दिया, मैंने चेक जमा कराया मेरे बैंक में, तो बैंक को बोला तो ये आपका नाम बीमल ही रखते, ठीक है। बीमल ने, आप बीमल आपने मेरे को चेक दिए, मैंने बैंक में जमा करा, बैंक को बोला देखो मैंने तो एंट्री पास करा, अब ये बैंक में जमा करा मतलब ये बैंक, ये चेक आपने दिए, तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब मैंने तो चेक जमा करा दिया, मैंने आप पे भरोसा किया, मैं बोला बड़े अच्छे लोग हो, बड़े शरीफ लोग हो आप, तो मैंने जमा करा दिया बेटा चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैंने तो कर दिया बीमल। अब बैंक जब आपके अकाउंट से पैसे काटने के लिए आया तो आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, एक कारण है डिसऑनर होने का, एक कारण, कई कारण होते, तो आपके अकाउंट में पैसे जब काटने आए तो पैसे नहीं थे बेटा, तो वो डिसऑनर हो गया, मतलब आपके अकाउंट से कट के मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, वो होता है डिसऑनर बेटा, उसको कहते हैं डिसऑनर। तो डिसऑनर होने की और वजह भी होती है, कभी आप चेक में साइन करके देते हो तो साइन मिसमैच होती है, तो भी फिर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होते, आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में नहीं आते, कभी डेट गलत डाल देते हो, कभी ओवर राइटिंग करते हो तो चेक पे, तो फिर वो नहीं आता, तो डिसऑनर हो गया बेटा। तो डिसऑनर हो गया तो वो जो आपने ओरिजिनल एंट्री जो पास करे थे उसको रिवर्स करना होता है, कैंसलेशन हो गया। रिवर्स क्या करेंगे, बीमल रिवर्स, इतना याद रखना, इसको रिवर्सल करना है। कब रिवर्सल करते बेटा, ये थ्योरी में लिखा हुआ है आपकी सारी चीजें। रिवर्सल कब करते, जब ओरिजिनल ट्रांजेक्शन जो था वो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया ना, ये एंट्री पास किया था बैंक में तो पैसा आया नहीं, तो इसका रिवर्स करो, बीमल को क्रेडिट करते तो डेबिट करो, बीमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब ये कोई बेटा यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन पहले हुआ था, आपने चेक दिए, तो वो कैंसलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया, तो वो गलत हो गया था बेटा वो, ठीक है। तो उसको अपन ने रिवर्स करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है, याद रखना रिवर्सल वाला फंडा। जब भी कोई ट्रांजेक्शन कैंसिल होता है
तो ओरिजिनल एंट्री पे जाना, उसको बस रिवर्स कर देना, ऐसी एंट्री पास करना पड़ता है। ठीक है, अब बैंक में पैसा आया ही नहीं तो उसको अपने को कम करना पड़ता है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है, बीमल से पैसा लेना पड़ेगा वापस, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो बीमल को डेबिट के। तो इंक्रीज डिक्रीज से देखो मैं बोला था ना, इंक्रीज डिक्रीज से कई जगह वहां पे वो पर्सनल रियल नॉमिनल से डिफिकल्ट जाता है, इसमें आसान होता है। कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज में हमको ये काम आता है। क्यों? बीमल से हमको वापस पैसा लेना है, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, बीमल अकाउंट डेबिट। बैंक में तो पैसा आया नहीं तो उसमें अपने जमा कर दिए थे, तो उसमें वो हमारी बैंक में पैसा जो जमा है हमारी एसेट होती है, तो उसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट बैंक। ठीक है, तो मैंने आपको बोलता कई पहले कि देखो पर्सनल रियल नॉमिनल हर जगह वो नहीं होता, इस तरीके से आपने सोचना। एनीवेज बेटा, बीमल अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट बैंक, उसमें पैसा आया ही नहीं तो एसेट कम करो। ठीक है, एनीवेज तो ये एंट्री अभी अपन करेंगे, तो ऑलरेडी पहले अपन ने पास कर थे। अब आओ लिखो यहाँ पे, बीमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कौन सी तारीख थी बेटा? 13 तारीख। बीमल अकाउंट डेबिट 1000 टू बैंक अकाउंट 1000। ठीक है, बीइंग बीमल चेक dishonored। ठीक है, बीमल चेक डिसऑनर्ड। ओके, अब उसके बाद आ जाओ बेटा। अच्छा, 13 तारीख को और एक ट्रांजेक्शन हुआ, क्या ट्रांजेक्शन हुआ 13 तारीख को? इश्यूड चेक इन फेवर ऑफ शर्मा ब्रदर इन फुल सेटलमेंट 13,1350 1350। अब फुल सेटलमेंट शर्मा ब्रदर को अपने को देना कितना था? अगर आप क्वेश्चन की शुरुआत में जाओगे बेटा, तो देखो शर्मा ब्रदर को अपने को देना था 1400 रुपए। कितने देना था? 1400। अपन ने उनको चेक दिए अभी, कितने का चेक दिए? 1350, 50 कम दिए और फुल सेटलमेंट बोले, मतलब अब हमको देना नहीं है बेटा। ठीक है, तो वो डिस्काउंट हमको रिसीव्ड हो गया, हमने उनको जल्दी पेमेंट दिए, तो हमने बोले कम करो पैसा, कुछ कम करो, तो उन्हें 50 रुपए कम कर दिए, तो हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया बेटा। ठीक है, तो चलो लिखेंगे अब यहाँ पे। अब ये कौन सी तारीख थी? 13 तारीख थी बेटा आपकी, है ना? शर्मा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 1400। क्या क्या दिया आपने पहले? तो पैसा बैंक गिवर है, तो बैंक अकाउंट 1350। दूसरा हमने उनको बेनिफिट दिए जल्दी पे करके, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ हमें 50। बीइंग चेक इश्यूड इन फुल सेटलमेंट टू शर्मा ब्रदर्स। ओके, तो यहाँ पे अपन ने पता लगाया बेटा, कैसे लगाए? देना था अपने को 1400, दिए 1350, तो 50 क्या होगा? डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट ब्रो? फुल सेटलमेंट वर्ड आया वहां पे, इसीलिए। ठीक है बेटा, कोई हिसाब किताब उनसे बचा नहीं है। चलो, सेल्स ऑन क्रेडिट टू केवल, केवल को बेचे बेटा, क्रेडिट में बोला साफ साफ, तो केवल इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, सो केवल अकाउंट डेबिट, केवल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे लिखोगे आप बेटा 15 तारीख को, केवल अकाउंट डेबिट, केवल अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट 500, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू केवल, ऑन क्रेडिट टू केवल, अपन ने गुड्स बेचे क्रेडिट में, किसको बेचे बेटा? केवल को। ओके, उसके बाद ओके लिखे आपने इतना। ओके, 15 तारीख। अब आओ उसके बाद देखो 16 16 तारीख को क्या कह रहा है हमको।
कहता है कि चेक इन फेवर ऑफ शर्मा ब्रदर रिटर्न डिसऑनर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर रबर स्टैम्प। देखो मैंने आपको बोला था कि कई वजह हो सकती है चेक डिसऑनर होने की, कई वजह हो सकती है। अब देखो बेटा, आप अगर 13 को जो मैंने ऊपर वो हाईलाइट करा हुआ है, वहां पे क्या लिखा था, इश्यूड चेक इन फेवर ऑफ शर्मा ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट। आपने एंट्री पास किए थे बेटा यहाँ पे, तो अब यहाँ पर अपन ने लिखे थे बेटा ये कि वन, ये यहाँ पे उसको चेक दिए थे बेटा, लेकिन चेक जब जमा कराए तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो वजह बहुत सी हो सकती है, या तो आपके अकाउंट में मैंने चेक दिया था, मेरे अकाउंट में क्या हो बेटा, इशूड चेक, हाँ तो अब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे तो मैंने चेक दिया तो डिसऑनर हो गया। ये हो सकता है कि मैंने सिग्नेचर गलत कर दिया तो हो सकता है, डेट नहीं लेके तो हो सकता है, ओवर राइटिंग करे तो डिसऑनर हो सकता है। रबर स्टैम्प, उस पर स्टैंप लगाते, फॉर्म रहती ना, मैं अभी यहाँ पे नहीं तो आपको कभी चेक दिखाता था, मेरे जैसे ऑफिस का जुबैर खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है बेटा, तो उसमें स्टैंप लगाना पड़ता है। अब आप स्टैंप लगाते हो, अब तो रबर स्टैंप लगाते हैं ना उस पर फॉर्म का, तो एक वो प्रॉपर नहीं था, इम्प्रॉपर था, गलत तरीके, इसलिए वो डिसऑनर हो गया आपका। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो डिसऑनर, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जस्ट यू हैव टू रिवर्स, रिवर्स करना जब ऐसा कुछ हुआ डिसऑनर, तो जो रिवर्स करना ओरिजिनल एंट्री। तो देखो आपने 13 तारीख को क्या एंट्री पास की थे बेटा, उसको रिवर्स कर दो जाके। 13 तारीख को एंट्री दिख रही है आपको, ये देखो, ये दिख रही है एंट्री, इसको सिर्फ रिवर्स कर दो आप। इसको क्या करो बेटा, आप सिर्फ रिवर्स कर दो इतने से। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, लिखेंगे अब आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 16 तारीख को हुआ बैंक अकाउंट, इसको देखो आपने बैंक को क्रेडिट किए थे, डिस्काउंट को क्रेडिट किए थे, उसको डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बेटा वो आपका बैंक अकाउंट डेबिट कितना था वो, 1350। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 टू शर्मा ब्रदर, ₹1400 बीइंग चेक इशूड। आप इसको डिस्काउंट रिसीव्ड भी कर सकते हो, बोले सर रिसीव तो क्रेडिट करते, इसको कैंसिल कर रहे हैं अपन, जो रिसीव था ना 13 तारीख वाला बेटा रिसीव, उसको डेबिट कर रहे, तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट ही करते, ये आप डेबिट करें मतलब यू आर कैंसलिंग दैट, आप उसको कैंसिल कर रहे वाले इसको। ठीक है, चेक बीइंग चेक इशूड टू शर्मा ब्रदर्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ब्रदर्स, रिटर्न डिसऑनर्ड। कैंसलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने क्या किया बेटा, उसको कैंसलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव करे, जो डिस्काउंट आपको आया था आपने क्रेडिट कर, तब उसको रिसीव डेबिट कर दिया, ब्रैकेट में आप रिसीव लिख भी सकते हो बेटा। तो कैंसलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव, उसको क्रेडिट, देखो यहाँ पे जब भी कैंसिल हो यू वी जस्ट हैव टू रिवर्स इट बेटा, रिवर्स करना हमको रहता है। ओके, याद रखना, रिवर्सल ऑफ, अभी 13 तारीख की एंट्री को रिवर्स करें, 13 तारीख ही थी ना, ये वाली, रिवर्सल ऑफ 13th डेट ट्रांजेक्शन, यू जस्ट हैव टू नो, रिवर्स करना है बेटा उसको बस आपको। ओके, क्यों, क्योंकि कैंसिल हो गया ट्रांजेक्शन। 16 के बाद देखो अब कौन सी तारीख दी है बेटा, 16 को, 16 का और कुछ नहीं दिया, चलो 17 को, नॉ इनकर्ड एडवर्टीजमेंट ₹250 पेड कैश ₹100 एंड स्टेशनरी गिवन फॉर बैलेंस। अच्छा, तो हमें यहां पे बेनिफिट आया, हमको एडवर्टीज बेनिफिट मिला एडवर्टीजमेंट का, कितने का एडवर्टीजमेंट बेटा, 250। एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो मैं तो इसे डेबिट कर दूंगा सर, उसके बदले में क्या गया, अच्छा सर कैश गई मेरे पास से 100 रुपए की, ओहो, तो कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरे पास से कैश गई 100 रुपए। अच्छा, इसके अलावा
और कुछ भी गया क्या, चलो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिखता, इसके अलावा और कुछ हुआ क्या, हाँ सर, वो बोलता है बैलेंस की स्टेशनरी दे दिए, जो बचा हुआ पैसा था उसके बदले स्टेशनरी दे दिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा 150 का सेल्स। आप बोलेंगे सर सेल्स कैसे लिखा आपने, सेल्स इसीलिए लिखा बेटा, पहले तो मैंने गुड्स दिया, ठीक है बेटा, और उसके बदले में मेरे को पैसा नहीं मिला, उसके बदले में सर्विसेज मिल गई वो एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। तो आपको उसके बदले में कोई बेनिफिट मिला है, ऐसा नहीं कि आपने कोई पर्सनल इसके लिए ओनर नहीं लेकर गया है, ठीक है, ये कोई चैरिटी या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करे, इसके बदले सर्विसेज हमको मिली है बेटा, ठीक है। वो बात अलग है कि 250 में से 100 का हमने कैश दिए, बचे हुए का हमने गुड्स दे दिए, तो ये हमारा सेल हो गया, क्योंकि उसके बदले हमको सर्विसेज कुछ, उसके बदले में कुछ मिला है बेटा, ठीक है। तो एंट्री कैसे लिखेंगे इसकी, चलो आओ बताता हूँ। एंट्री में लिखो यहाँ पे 17 तारीख को, ठीक है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और जब तक आपको क्वेश्चन में बोला नहीं कि एडवर्टीजमेंट के बेनिफिट 1 साल से ज्यादा, जब भी आप डिफॉल्ट करते हो उसको, अदरवाइज कभी नहीं। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 250 टू कैश अकाउंट 100 टू सेल्स अकाउंट, ये बैलेंस है बेटा 150, बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस is paid partly by cash and partly by stationery. Okay, partly by stationery. Okay, इसको लिखेंगे बेटा। ओके, तो ये लिखे आपने। अब उसके बाद आते हैं पर नेक्स्ट, क्या कह रहा अपने से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ओके, एक्सचेंज, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। एक्सचेंज ओल्ड फर्नीचर फॉर न्यू, प्राइस ऑफ न्यू फर्नीचर ₹600, वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹200, कॉस्ट ₹350, बैल पेड इन कैश। बड़े अच्छे से समझना बेटा, इसके यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहीं पे कहीं यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ बेटा, अच्छे से बड़े अच्छे से समझना। आप चाहो तो कहीं पे उसको लिख भी लेना फिर आपने, ठीक है, रफली ऊपर कहीं लिख लेना आपने, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन को समझना, कहाँ बताऊं मैं, यहीं बता देता हूँ, चलो ठीक है, फिर इसको हटा दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। मेरे पास न्यू मशीनरी आई, बड़े अच्छे से समझना बेटा, न्यू मशीनरी आई मेरे पास, एक्सचेंज करे अपन ने, ओल्ड मशीनरी के बदले दी, न्यू मशीनरी है जिसकी कीमत है बेटा 600 रुपए। कितनी कीमत है, 600। उसके बदले में वो कहता है कि मैंने ओल्ड मशीनरी मेरे पास कोई होगा, अच्छा मशीनरी नहीं फर्नीचर है क्या, चलो ठीक है, न्यू फर्नीचर मेरे पास आया, तो ये न्यू फर्नीचर मेरे पास आया, उसके बदले में बेटा ओल्ड फर्नीचर मेरे पास से गया। ओल्ड फर्नीचर कितने का था बेटा, 200 का। अब मेरी बात अच्छे से समझना है, ओल्ड फर्नीचर की कॉस्ट थी 350, क्वेश्चन में बोला है कि 350 का ओल्ड फर्नीचर था। अब मेरी बुक्स में 350 सपोज लिखा हुआ है फर्नीचर की कीमत। अब मैंने क्या किया, आपसे नया फर्नीचर लिया, तो मेरे पास सपोज ये फर्नीचर एग्जांपल, ये फर्नीचर मेरे पास आया, कितने का फर्नीचर है, 600 रुपए का। अब मेरे को 600 रुपए की कोई चीज आपको देना पड़ेगा, पैसा दो कुछ भी दो, लेकिन 600 रुपए का देना पड़ेगा। तो आपने 600 रुपए का मेरे को नया फर्नीचर दिए, इसके बदले में मैंने आपको मेरा पुराना फर्नीचर दिया, तो मेरी बुक्स में वो 350 में लिखा है, लेकिन जब आपको मैं देने लगा, मैंने बोला देखो मेरी बुक्स में 350 का है, तो आप कहने लगे अरे जाओ जाओ सर, काय का 350 का खटारा हालत में पुराना टूटा फूटा फर्नीचर आपका, हम इसको 200 रुपए से ज्यादा इसकी कीमत नहीं मानेंगे, इवन दो मेरी बुक्स में कितना लिखा है बेटा 350। तो आपने मेरे को 600 की चीज दी है, उसके बदले में जो मैं आपको दे रहा हूं मेरी बुक्स में उस 350 में लिखी, लेकिन क्या आप उसको 350 मानने को रेडी हो, नहीं, आप बोलते आपने उसकी कीमत 200 ही मानोगे। तो भाई इसका मतलब मैंने आपको 400 में से बेटा, 400 में से कितना हुआ, 400 में से बेटा मैंने आपको, एक मिनट चार्ज पे लगा दूं मैंने आपको 400 में से मैंने 600 में से मैंने आपको 200 रुपए की चीज दिया। इवन दो मेरी बुक्स में कितने का लिखा हुआ बेटा, मेरी बुक्स में वो लिखा हुआ है
350 का, लेकिन आप उसको कंसीडर कितने का कर रहे हो, सिर्फ 200 का ही कर रहे हो। इसका मतलब 400 में से 200 का डिस्चार्ज, 200 की चीज मैंने आपको दे दिया, नॉट 400, आई एम रियली सॉरी, 600 में से, मैं मिस्टेक मेरे मुंह से 400 निकल रहा था, 600 में से 200 की चीज मैंने 200 रुपए का आपको हिसाब किताब कर दिया। बचे हुए जो है बेटा, मैं आपको बचे हुए का बैलेंस का क्या दूंगा बेटा, मैं आपको कैश, ये बैलेंस आ गया 400 का। तो ये एक एंट्री इस पे पास करना पड़ेगा। एंट्री सिखाता बहुत सिंपल है, फर्नीचर अकाउंट, न्यू फर्नीचर जो आपके पास आया बेटा, न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री अभी बताता हूँ। फर्नीचर इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, सो न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट 600। तो ओल्ड फर्नीचर गया, ओल्ड फर्नीचर इज आल्सो एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास से ओल्ड फर्नीचर गया, तो उसको क्रेडिट करूंगा टू ओल्ड फर्नीचर, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरे पास से कैश गई, तो टू कैश अकाउंट, एंट्री विल बी न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट 600, टू ओल्ड फर्नीचर 200, टू कैश अकाउंट 400। ठीक है, ये एक एंट्री होगी। इसके अलावा और एक एंट्री, आप बोलेंगे सर और क्या एंट्री होंगी ना बेटा, जो मेरी बुक्स में जो फर्नीचर 350 का लिखा हुआ है, ये फर्नीचर है बेटा, जो मेरी बुक्स में फर्नीचर बेटा 350 रुपए का लिखा हुआ है, उसको आप कितने में लेके जा रहे हो। जो फर्नीचर ये 350 रुपए का लिखा हुआ है बेटा, उसको आप कितने में लेके जा रहे हो, 200 रुपए में। तो मतलब ये 150 रुपए का तो मेरे को नुकसान हो गया ना बेटा। जो चीज मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 350 की है, उसको आप 200 में लेके जा रहे हो, फर्नीचर तो चले गया, तो 150 में अपनी बुक्स में बैलेंस नहीं रहने देता, क्योंकि फर्नीचर है ही नहीं। तो ये जो 150 है वो लॉस भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लॉस लिखेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। पहले तो ये न्यू फर्नीचर आया, उसके बदले में ओल्ड फर्नीचर दी, जिसके आपने वैल्यू 200 की है, तो बेटा वो 200 का ही मानेंगे, तो बचे फिर 400 कैश में। फिर मगर फर्नीचर का, पुराने फर्नीचर के 150 रुपए का क्या, 350 की चीज में से 200 की, 200 में से ले गया, तो ऐसा नहीं कि 150 का बचा हुआ है, वो एसेट तो मेरे पास से चलेगी, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 150 का फर्नीचर रखा हुआ है, ऐसा इंटरप्रेट नहीं करना। फर्नीचर तो रखा ही नहीं ना, वो तो ओल्ड फर्नीचर पूरा ले गया बेटा 350 वाला, तो वो 150 का नुकसान हो गया, तो वो नुकसान की एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब या आप चाहो तो कहीं रफली आप लिख लेना बेटा। ठीक है, अब मैं इसको हटा के जर्नल एंट्री पास करूंगा, हटा दो इसको। ओके, चलो लिखो बेटा, यहाँ पे कौन सी तारीख थी आपकी, 20 तारीख, 20 ही थी ना, कितनी एंट्रीज पास की अपन ने, हाँ 20 ही थी। चलो लिखेंगे आप यहाँ पे न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट, न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट 600 टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट 200। सर 200 क्यों लिखे, क्योंकि वो आप उतने की वैल्यू मानने को रेडी हो उसकी। ठीक है, आपने ही बोले ना कि दो, वहां पे लिखा है 200 में उसकी कॉस्ट थी, मतलब उतने में हमने अपनी बुक्स में लिख रखे थे, तो 350 के हमारे इसमें आपने 200 में ले गए, 600 में से 200 का मैंने आपको फर्नीचर दिया, बचे हुए बैलेंस का कैश, टू कैश अकाउंट 400 बीइंग ओल्ड फर्नीचर, being old furniture was exchanged by new furniture। ये होता है ना बेटा, ओल्ड का भी आप पहले लिख लो फिर बताता हूँ, ओल्ड फर्नीचर एंड बैलेंस पेड इन कैश। अब होता है ना बेटा, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल और लॉस भी लिख के बताता हूँ, अभी रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। कई बार होता है कार एक्सचेंज कराते लोग, तो मेरे पास ओल्ड कार है, तो वो सपोज 350 रुपए की लिखी, मेरे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ही है, 3 लाख 5 लाख रुपए की मेरे बुक्स में कार लिखी, मतलब यार बहुत बोर हो गया, मतलब कार एक्सचेंज, मैंने नई कार लेता हूँ, तो कार की शॉप में गया मैं, यहाँ पे मैंने बोला यार कितने की कार के शोरूम में गया, मतलब कितनी कार है, उसने बोला सर 12 लाख रुपए की। मतलब अच्छा, मतलब देखो मेरी बुक्स में 5 लाख रुपए की कार की वैल्यू दिख रही है मेरे पास जो है, तो 5 लाख की कार ले लो, आप वो 12 लाख की दे दो, तो 12 में से 5 हटा दो, बचे हुए 7 लाख मैं आपको दे देता हूँ। बोलता नहीं सर आप 5 की बोल रहे, हम थोड़ी ना 5 की उसको बोल रहे, तो बड़ी खटारा हालत में, हम इसकी वैल्यू 3 लाख से ज्यादा नहीं करेंगे। अच्छा
तो फिर बेटा 12 लाख में से 5 लाख कम नहीं करेगा, वो कितने करेगा, 3 ही कम करेगा। तो 12 में से 3 हटा दो बेटा, तो बचे 9, तो 9 कैश में देना पड़ेगा। लेकिन 5 की मेरे बुक्स में लिखी थी, उसमें से 3 लाख रुपए की आपने उसको ली, मगर ऐसा नहीं कि आधी कार लेगा, तीन पूरी कार लेकर चले गए। अब मेरे पास तो है ही नहीं ना बेटा, वो कार तो अब रही नहीं। तो मैं अगर 5 में से 3 ही मैंने एडजस्ट किया, तो बचे हुए 2 क्या हो गए, लॉस। तो वो लॉस भी तो लिखना पड़ेगा ना, देखो नुकसान हो गया 2 का। उसी तरह यहाँ पे वो कार थी पुरानी 350 की, मेरी बुक्स में कार नहीं थी, फर्नीचर है यहाँ पे, उसने वो 200 में लिया। तो भाई 600 का नया फर्नीचर लिया, उसके बदले में पुराना दिया, लेकिन उसकी वैल्यू आपने 200 ही माने, तो 600 में से 200 हटे, 400 आपको कैश दे दिया। लेकिन मेरी बुक्स में तो 350 का लिखा था बेटा, उसमें से 200 रुपए एडजस्ट हो गए। ऐसा नहीं कि 150 रुपए का फर्नीचर बचा है, वो फर्नीचर तो पूरा चलेगा, फर्नीचर है ही नहीं, तो 150 रुपए नुकसान हो गए मेरे मेरे तो मेरे को नुकसान को लिखना पड़ेगा बेटा। अब कैसे लिखते नुकसान को, लिखो यहाँ पे, ये 20 तारीख को सब। अब लॉस है बेटा, लॉस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल लॉस शुड बी डेबिटेड। तो यहाँ पे लिखो लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर, सॉरी, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से हुआ बेटा, 150। ये 150 आए कैसे, 350 में से उसने 200 ही कंसिडर किया इसलिए, और ओल्ड फर्नीचर हमारे पास से चले गया, तो ओल्ड फर्नीचर अकाउंट 150। तो अब पूरा ओल्ड फर्नीचर एडजस्ट हो गया, वो 200 पहले क्रेडिट किया और अभी 150, वो अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। बीइंग एक्सेस ऑफ, ऐसे बताता हूं मैं आपको, एक्सेस ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब हमारी बुक्स में कितने का लिखा था, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ओवर सेल वैल्यू बीइंग लॉस, सेल वैल्यू बीइंग लॉस, वो लॉस था। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं देख रहा हूं कि ये अभी 1.5 आवर होने पे आ रहा है, और ट्रांजेक्शन बहुत है ना बेटा, क्वेश्चन तो अपने ने यहाँ तक ही कर ली 20 तारीख, तो ये भी खत्म कर ले, मगर इसको और मेरे को आधा पौन घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा उसको। ठीक है, चाहे तो हम कर भी सकते हैं वैसे इसको, लेकिन फिर ठीक है, ठीक है, बहुत वो लेक्चर लंबा हो जाएगा, वो 2 सवा 2 घंटे का हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं सोच लेता हूँ कि कर लेंगे, कि खत्म हो जाएगा ना क्वेश्चन पूरा, अगर अपन हिम्मत कर ली जल्दी जल्दी तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर मैं ना हड़बड़ी में बोलूंगा, फिर आपको वो दिक्कत ना जाए, क्योंकि मेरे को एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझाना है उसको। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन अपन यहीं पे खत्म करते हैं। एक सेकेंड, बी मल्टीप्लेयर है ये क्वेश्चन, नॉट ट्रांजेक्शन, ये सेशन बोल रहा था मैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत कर पाऊंगी बेटा, 10 आज के दिन, आई नो सेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आज के दिन क्या क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज के दिन सिर्फ थोड़ी हिम्मत कर लो, फिर क्या है, फिर थोड़ा क्वेश्चन फिर अगले सेशन में चले जाता है, तो इसको हिम्मत करके खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलो आओ जल्दी जल्दी 20 सेकेंड पे आओ। ठीक है, अब देखो, बीमल डिक्लेयर इंसॉल्वेंट 40% रिसीव अगेंस्ट अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। अब देखो क्या हुआ बेटा, कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया घोषित हो जाना, वो पैसा नहीं दे सकता। तो उसने क्या बोला कि 40% रिसीव्ड, मतलब जो बीमल था उससे जो भी हमको पैसा लेना होगा बेटा, अब 40% रिसीव्ड बोल रहा है, इसका मतलब 60% बैड डेप्ट। व्हाट इज बैड डेप्ट, डूब गए वो पैसा, अब उससे वो पैसा मिलने वाला नहीं है बेटा। ठीक है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। ठीक है, तो बीमल से बेटा हमको लेना कितना था, पहले तो वो देखना पड़ेगा बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से मेरी बात अभी तुम सुनोगे बेटा। बीमल को अभी जल्दी से अपने को पहले कुछ हाँ, बीमल से देखो यहां पर दिख रहा है बेटा आपको 1600 रुपए लेना था, तो अपन को 1600 रुपए लेना, तो उसने दिया भी था अपने को 1600 रुपए। देखो 1600 रुपए अपन एक एंट्री पास करे थे, फिर मेरे को याद है डिसऑनर हो गया था बीमल से। 1600 की एंट्री में बताता हूँ, 1000 रुपए उसने देखो यहाँ पे दिया था अपने को, सॉरी, ये 1000 रुपए उसने अपने को दिया था यहाँ पे।
फिर क्या होता है, बीमल ने वो डिसऑनर हो गया तो अपन ने कैंसिल भी कर दिए थे उसको। तो अभी अपने को बीमल से पूरे 1600 ही लेना, उसने 1000 दिया था लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया, तो 1600 ही लेना था। अब उसमें से 40% ही दिया, बचा हुआ इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब इंप्लाइड बैड डेब्ट, डूब गए बेटा पैसे। तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे, ये कौन सी तारीख का ट्रांजेक्शन है, ये आपका है बेटा 22 तारीख का। तो पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट, तो 1600 रुपए का 40% अगर आप करो बेटा, 1600 रुपए का 160 मल्टीप्लाई बाय 4 करो बेटा, 640। बैड डेप्ट, वाई सॉरी ये मैंने क्यों किया बेटा यहाँ पे, ये कैश अकाउंट डेबिट, कैश इज रियल, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए बैड डेब्ट इज लॉस, लॉस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल लॉस शुड बी डेबिटेड, इसलिए यहाँ पे बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 1600 में से 60% डूब गए पैसे, तो ये आता है आपका 960। किसने दिया अपने को, बीमल, बीमल इज गिवर, बीमल अकाउंट कितना है बेटा 1600 टोटल, बीइंग बीमल डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड पेड 40% of amount due from him, ड्यू फ्रॉम हिम, ठीक है। अब उसके बाद थोड़े स्पीड में लिखेंगे बेटा, आज के 5th सेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो पेशेंस नहीं कर रहे सर, हो गया इतना टाइम हो गया, ये हो गया, करना पड़ता है बेटा, ठीक है। उसके बाद सेंड चेक टू शर्मा ब्रदर, अभी शर्मा ब्रदर को अपन ने चेक दिए, तो शर्मा ब्रदर इज रिसीवर, शर्मा ब्रदर अकाउंट डेबिट, कहां से गया चेक, बैंक, बैंक इज गिवर, तो लिखेंगे आप बेटा ये आप 22 तारीख का ही, शर्मा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, शर्मा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 1400 टू बैंक अकाउंट, बैंक इज गिवर इसलिए 1400, being check issued to Sharma brothers, ओके ठीक है। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे गिवर है ना बेटा, शर्मा ब्रदर इज रिसीवर, बैंक इज गिवर, ओके, बैंक से पैसा हो जाएगा। केवल क्लेम्स ₹50 एज स्पेशल अलाउंस बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन द गुड्स, अलाउंस अग्रीड टू। अभी क्या होता है, कभी कभी वो डिस्काउंट नहीं मांग रहा और आपने जो गुड्स दिए तो उसमें डिफेक्ट था, तो मेरे को कुछ उसका वो दो, मैं पैसा नहीं दूंगा उतना, तो बोला कुछ डिफेक्ट था, चलो 50 रुपये कम दूंगा, तो ठीक है भाई। अब वो हमारे लिए नुकसान हो गया बेटा, तो उसको डेबिट करते नॉमिनल के हिसाब से, तो 23 तारीख अलाउंस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट जो होता है वो आप अर्ली पेमेंट करते हो उसकी वजह से डिस्काउंट दिया जाता है, तो अर्ली पेमेंट नहीं था, डिफेक्ट था, इसलिए वो अलाउंस वर्ड है बेटा। अलाउंस अकाउंट डेबिट 52, हमने उसको क्या हुआ यहाँ पे, टू केवल अकाउंट, क्यों केवल अकाउंट बेटा, अब वो डिफेक्ट, अब यहाँ पे तो मैं आपको उसके हिसाब से करूँ, इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट। अब केवल से पैसा लेना था, वो 50 रुपए कम देगा, तो केवल से पैसे लेना था, वो एक एसेट थी बेटा, ठीक है। अब वो कम देगा तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, सो टू केवल अकाउंट, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो देखो बेटा यहाँ पे वो पैसा उससे कम लेना है, तो क्या हुआ है, डिक्रीज इन एसेट, ओके। मैंने बोला था कई बार एंट्री जो ट्रिकी एंट्री रहती है वो इंक्रीज डिक्रीज से आसानी से होती है बेटा। बीइंग केवल क्लेम्स allowance because of defect in goods, because of defect in goods, ओके। इसको लिखेंगे बेटा 23 तारीख का हो गया हमारा। अब आगे आते हैं हम, ये हो गया, ओके। 25th पे आओ बेटा, बोरोड ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर प्यारे लाल एट 9% पर है। बोरोड मतलब बेटा ये क्या हो गया आपका, आपने प्यारे
अच्छा यहाँ पे फिर से मिस्टर लिखा हुआ, एक करेक्शन करेंगे बेटा, अगर आपके नोट्स में भी ऐसा लिखा है तो उसको करेक्शन कर लेंगे, ये मिस्टर नहीं है, मिसेस करना उसका। तो हमने मिसेस प्यारेलाल, प्यारेलाल की वाइफ से लोन लिए 10,000 रुपए, ठीक है। तो आप, कई बच्चे ऐसा सोचते सर प्यारेलाल की मिसेस से लिया आपने तो हिसाब किताब प्यारेलाल से करोगे कि नहीं बेटा, इट्स ए कमर्शियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। जब ड्राइंग्स होता है, एक और बार कहता हूं, ड्राइंग्स जब होता है तो वो कोई इंसान अपने घर के लिए जब पैसा ले जाता है तो वो पूरे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, छोटे मोटे घर के पूरे खर्चे वही करता है, तो वो ड्राइंग से अपन ओनर से ही करते। लेकिन यहाँ पे आपने लोन ली, इट्स ए कमर्शियल ट्रांजेक्शन है बेटा पूरे, तो आपने लोन लिए बेटा। तो लोन कई बार बिजनेस में होता है, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस होती है, जब ओनर के पास पैसा नहीं तो बिजनेस को उसकी वाइफ लोन देती है, तो रीपे भी वाइफ को ही करा जाता है। लेकिन जब ड्राइंग्स करता है बेटा ओनर के नाम पे, उसका एडजस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि ओनर जो पैसा लेके जाता है बेटा, ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने बच्चे पे 20 रुपए खर्च किया तो चल बिजनेस को 20 रुपए वापस कर। वाइफ पे अगर 5,000 रुपए का कोई अगर एक्सपेंस हुआ, चलो वापस करो। मैंने, उसने वाइफ को साड़ी दिला के दिया तो ये तो नहीं बोलेंगे साड़ी 5,000 की, तब आप बिजनेस को वापस करा, नहीं, उसने वाइफ को गिफ्ट दिया बेटा। बच्चों को उसने कोई रेस्टोरेंट ले गया, डोमिनोज लेकर गया सपोज, तो बिजनेस में से पैसे ले गया था, तो डोमिनोज पिज्जा खिलाया 1,000 रुपए का, तो वो नहीं बोलेगा चलो बेटा 1,000 रुपए का पिज्जा खिलाऊं, चलो वापस करो 1,000 रुपए बिजनेस, ऐसा नहीं। ड्रॉइंग्स होता है वो ओनर से ही होता है, हाँ। लेकिन आपने लोन लिए, तो यहाँ पे ओनर की वाइफ से लोन ली, इट्स ए नॉर्मल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, नॉर्मल इंडस्ट्री में क्या वर्क करता है। तो फिर लोन लिए बेटा आपने, तो फिर लोन, जिससे लोन लिए उसी को लोन वापस करते हैं, ठीक है। यहां पर वो आपकी बुक में अगर मिस्टर लिखा होगा तो उसको करेक्ट कर लेना बेटा, मिसेस प्यारेलाल कर लेना, ठीक है। तो इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे क्यों बोल रहा है वाइफ से सेटलमेंट करो, प्योर कमर्शियल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे 9% इंटरेस्ट, को ब्याज भी दे रहे 9% का। तो अब ब्याज के बारे में कुछ बोला नहीं, कब दे रहे क्या दे रहे, तो उसकी एंट्री नहीं आएंगी, लेकिन इंटरेस्ट पे लिया उसने, तो वो इंटरेस्ट क्या होगा, वो बराबर वो उसकी वाइफ को इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो प्योर ट्रांजेक्शन एक और आपका कमर्शियल की भाई उसने लिया और उसको इंटरेस्ट भी दे रहे हो, ठीक है। चलिए एनीवेज लोन लिए बेटा। अच्छा कुछ बच्चों को लगता है लोन लेते हैं हम तो क्या बैंक से ही आता है, ऐसा नहीं, लोन आप दोस्त से भी ले सकते हो, वाइफ से भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, ठीक है। इसके नीचे लिखोगे अब आप ये 25 तारीख, कैश आया, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू, कौन है गिवर, मिसेस प्यारेलाल, मिसेस प्यारेलाल अकाउंट 10,000 इज गिवर ना, तो वो पर्सन डीलर पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं लोन फ्रॉम मिसेस प्यारेलाल, दैट इज आल्सो करेक्ट, ओके। लोन फ्रॉम मिसेस प्यारेलाल बीइंग, ठीक है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम मिसेस प्यारेलाल, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम मिसेस प्यारेलाल बेटा। इस तारीख को और एक ट्रांजेक्शन हुआ, क्या ट्रांजेक्शन हुआ नेक्स्ट बेटा वहां पे पढ़ेंगे। मनी पुट इन बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा करा दिए, चलो ठीक है फट से करो, बैंक में पैसा जमा करा दिए बेटा। तो जो पैसा है ना 10,000 बैंक में जमा करा दिए, कोई 25 को हुआ, तो बैंक इज पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट, वही पैसा तो 10,000 ऊपर के, क्या क्या कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से गया, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो कौन सा, यही वाला पैसा जो आया ना अभी उसी को उसने बोला कि जमा कराए, इसीलिए मैंने यहाँ 10,000 लिखा नीचे भी, ओके ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, इंस्टॉल ए स्मॉल प्रिंटिंग मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹9,500 पेड बाय चेक, आपने एक मशीन खरीदे बेटा, तो ये एसेट है, तो एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन आई, मशीन अकाउंट डेबिट, चेक मतलब बैंक से पैसे गए, तो बैंक इज पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वो गिवर है बेटा यहाँ पे। तो मशीन आई तो मशीन अकाउंट डेबिट 9,500, बैंक गिवर टू बैंक अकाउंट 9,500, बीइंग मशीन,
installed and payment made by check. पेमेंट कैसे दिए बेटा? चेक के थ्रू, पेमेंट मेड बाय चेक। बहुत से ट्रांजेक्शन में 25 को और कुछ भी हुआ बेटा, ठीक है। क्या हुआ है 25 को, और क्या हुआ है ये हुआ रिपेयर्स टू फर्नीचर। अब फर्नीचर को रिपेयर करे बेटा, फर्नीचर खरीदे नहीं बेटा, फर्नीचर खरीदता तो फिर वो एसेट रहती रियल अकाउंट, रिपेयर्स करे ये एक्सपेंस है, छोटा मोटा तो टूटता फूटता रहता है, तो रिपेयर्स एक्सपेंस, एक्सपेंस डिड बाय नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, दैट्स व्हाई repairs account debit repairs account debit 100 to cash account 100। अब रिपेयर्स कर तो पैसा गया, ऐसा नहीं बोला उसने कि नाम ये सब नहीं दिया बेटा वहां पे, रिपेयर्स बस, ठीक है। तो बीइंग, नाम देता तो बोलता पेएबल है, बीइंग, और वैसे उसने शायद डायरेक्टली बोला है कि वहां पे कैश पेड करके, ऐसा नहीं, सिर्फ रिपेयर्स बोला, लेकिन ठीक है, कैश क्रेडिट नहीं बोला, लेकिन नाम भी नहीं दिया तो कैश ही इंटरप्रेट करेंगे। बीइंग कैश पेड फॉर repairs of furniture, repairs of furniture, ओके। थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, मगर क्वेश्चन खत्म करना भी जरूरत है, क्योंकि फिर नेक्स्ट सेशन में फिर जाता हो तो एक क्वेश्चन तो होना चाहिए एक दिन में, ठीक है। चलो अभी फटाफट, अब छोटे तीन, बस 3 डेट के बचे। कैश सेल, तो इसमें दो ट्रांजेक्शन होगा। कैश सेल क्या एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इनकम टैक्स पेड, सो इनकम, चलो एक एक पे आता हूँ। कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लिखो यहाँ पे बेटा 28 को कैश अकाउंट डेबिट 400 टू सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो इसको क्रेडिट करेंगे सेल्स को। बीइंग, ठीक है, लिखो कैश अकाउंट डेबिट, लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट 400, ओके, बिकॉज कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इनकम टैक्स पेड बेटा। तो इनकम टैक्स क्या होता है आपका? इनकम टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। एक और चीज ख्याल रखना, पहले एंट्री लिख लो, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट, पैसा हमारे पास से गए, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से गए। बीइंग इनकम टैक्स पेड, ठीक है बेटा। इसको एक और तरीके से ध्यान से, इनकम टैक्स क्या चीज होती है पता है आपको? क्या होता है? जो आपका प्रॉफिट होता है ना, उस पे जो आपकी प्रॉफिट होता है उस पे सरकार को पैसा पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो 100 रुपए गवर्नमेंट को, प्रॉफिट के कुछ हिस्से को गवर्नमेंट को देते, क्यों? क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट भी तो करना है हमको, इतनी सारी चीजें करना है बेटा। तो जैसे आप गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाते, डिफेंस के लिए खर्चा रहता, तो पैसा कहाँ से आता है इतना? पब्लिक से कलेक्ट करते, तो उसमें से उसको टैक्स कहते। तो जो प्रॉफिट है तो उसका कोई हिस्सा गवर्नमेंट को पे करते, दैट इज इनकम टैक्स। तो हमने पे कर, तो इसका इनकम टैक्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। लेकिन अल्टीमेटली, इसलिए हमने उसको डेबिट किया, लेकिन अल्टीमेटली बेटा ये इनकम, ये प्रॉफिट देते किस पर? प्रॉफिट हम ओनर को देते, तो इनकम टैक्स को आगे चल के ओनर अकाउंट में एडजस्ट कर भी कर सकते, क्यों? क्योंकि बेटा वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ओनर को दे रहे, तो उस पर जो टैक्स है वो भी फिर ओनर ही देगा, तो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेते उसको, ठीक है। अभी तो हम एक्सपेंस ही मानते, लेकिन बताया आपको, जैसे ड्राइंग्स को भी आगे चल के कैपिटल में एडजस्ट करते, उस तरह इनकम टैक्स को भी आप कैपिटल में एडजस्ट कर सकते, ओके। अब आगे आएंगे बेटा 28, और तो कुछ नहीं था ना यहाँ पे, नहीं,
अब उसके बाद यहाँ पे आता हूँ बेटा मैं 28 हो गया, 30 पे आओ। विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज ₹200। चलो अब एक एक करके बोलते भाई। विड्रॉ करें डोमेस्टिक यूज के लिए बेटा, ये आया था आपका ये आया आपका 30 को, ठीक है। तो आपने विड्रॉ करे, तो किसने विड्रॉ करा? ओनर। ओनर कौन है? पर्सन। पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर। तो मगर यहाँ पे वो रिसीवर ओनर का ही अकाउंट है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट बेटा। आपने जो डेबिट करे ड्रॉइंग अकाउंट, ये किसका है? ओनर का बेटा। तो वो रिसीवर, तो उसको डेबिट करेंगे। क्या ले गया बिजनेस में से? कैश। ड्रॉइंग्स को क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज के लेके गया। कैश इज एसिड, एसिड डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। बीइंग कैश विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज, ठीक है। अभी 30 तारीख को और एक कोई ट्रांजेक्शन है बेटा। अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक में से 600 रुपए निकाले ऑफिस यूज के लिए बेटा, ठीक है। बैंक में से 600 रुपए निकाले ऑफिस यूज के लिए, तो ठीक है 30 तारीख को 600 रुपए निकाले, तो बिजनेस में पैसा आया, बैंक से निकाले, बिजनेस में पैसा आ गया। तो कैश इज एसेट, एसेट इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन बेटा। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना कितना है? 600 रुपए, ओके। बैंक इज पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक इज गिवर हियर बेटा, बैंक अकाउंट 600। बीइंग कैश withdrawn from bank for office use। फॉर ऑफिस, ओके, ठीक है। ओके चलो बस खत्म होने पे आ रहा है। पेड सैलरी ₹250। अब आपने सैलरी पे करे एक 250 बेटा। तो सैलरी इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे 31 जनवरी का, तो ये आपका सैलरी अकाउंट डेबिट 250। कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से गई इसलिए क्रेडिट करेंगे 250। बीइंग सैलरीज पेड इन कैश, बीइंग सैलरीज पेड इन कैश, ओके। अब उसके बाद आओ बेटा, एक और इस तारीख को ट्रांजेक्शन दिया, फिर खत्म हमारा। अमाउंट, ये क्या लिखा है बेटा? अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड एज रेंट फॉर जनवरी 150 फॉर जनवरी, ठीक है। अभी क्या कहता है बेटा कि वो हमसे कहता है कि ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ? ड्यू टू मतलब हमको उसको अभी देना है बेटा, हमको उसको क्या करना है? अभी देना है। कितना देना है बेटा? 150 रुपीज देने का है, ठीक है। फॉर एज रेंट फॉर जनवरी नहीं होना चाहिए था आई थिंक वो, क्योंकि वो साल तो दिसंबर को खत्म हो रहा है ना आपका। एनीवेज उस पर ध्यान मत दो। ड्यू टू का मतलब अभी देना है, ठीक है, देना है बेटा, ठीक है। अब देना है, तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे अगर वो देना है, तो अब पहले चीज रेंट आपको सर्विसेज मिल गई पे। इनफैक्ट ना यहाँ पर उसका एक काम करो, इस साल आपका इस क्वेश्चन में जनवरी को शुरू हो रहा है, तो इसको ना फॉर दिसंबर कर लो, करेक्ट कर लो उसको, दिसंबर कर लो। आपके नोट्स में अगर जनवरी लिखा है तो दिसंबर कर लो, ठीक है। तो दिसंबर में साल खत्म हो रहा है इस क्वेश्चन में। साल अलग अलग होता है, जनरली फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में खत्म होता है, अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। यहाँ पे इनका जनवरी में शुरू हो रहा है, दिसंबर में क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे खत्म हो रहा है। अभी ड्यू है बेटा, आपने दिए नहीं, अब साल खत्म हो गया, सर्विसेज तो मिल गई बेटा। देखो यहाँ पे साल यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपका जो दिसंबर मंथ आया सर, बेनिफिट तो आपने ले लिया ना बेटा, उसके जगह को तो यूज कर ली बेटा, पे नहीं करे आपने। तो अपने को ये अगर बेनिफिट मिल गया तो अपने लिए एक्सपेंस तो हो जाता है वो, ठीक है। ये आपको सिखा, बेनिफिट मिला खर्चा हो गया, भला ही पे नहीं करे बात अलग, खर्चा ये इसी साल करेगा क्योंकि बेनिफिट मिल गया बेटा। तो मैं यहां पे लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना लिखूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट बेटा 150, ठीक है। टू, अगर पैसा दे देता तो टू कैश अकाउंट देता, अगर पैसा दे देता बेटा तो क्या बेटा? कैश अकाउंट देता।
अब यहाँ पे दो तरीके से एंट्री बताता हूं। एक, उसने हमको बेनिफिट दिया तो वो गिवर हुआ, वो गिवर हुआ बेटा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो गिवर लैंडलॉर्ड है बेटा। मगर वो लैंडलॉर्ड को भी लिख सकते हो आप लिख सकते हो रेंट पेएबल अकाउंट, या ब्रैकेट में लिख देता हूं बेटा लैंडलॉर्ड। आप लैंडलॉर्ड अकाउंट भी लिख सकते हो। उसने बेनिफिट दिया हमको बेटा, देखो उसने बेनिफिट दिया एंड वी आर लाइबल टू पे, तो बेनिफिट मिला रेंट का, है ना। अगर कैश पे कर दे, लाइबल टू पे है ना अपन, सॉरी बेनिफिट नॉट कैश का, बेनिफिट मिला वो जगह यूज करने के लिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट हुआ। वी आर लाइबल टू पे, हमने अभी तक अगर दे रहते तो टू कैश कर देता। पे जैसे सैलरी दे दिए तो टू कैश करा बेटा। हियर वी आर लाइबल टू पे, मतलब अभी देना है। किसको देना है? हमको देना है, लेकिन उसने हमको बेनिफिट दिया तो वो गिवर है बेटा, वो गिवर है, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको क्रेडिट करे रेंट पेबल, मतलब लैंडलॉर्ड अकाउंट भी लिख सकते हो। और आप ऐसे कह सकते हो कि हमको उसको पैसा देना है, इट्स ए लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। तो ऐसा भी आप सोच सकते हो, 150 से आपने उसको क्या करे? क्रेडिट। ओके। बीइंग अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, बीइंग अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। ओके, बीइंग अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है बेटा, एक नोट लिख लो आप लोग। गुड्स यूज्ड अकाउंट will be adjusted to purchase account at the time of finalization of account। अकाउंट फाइनलाइज करते हैं बेटा साल के आखिरी में, तो मैंने आपको बताया था जो आपने वो स्टेशनरी घर के लिए लेके गए थे और जो आपने बिजनेस के लिए स्टेशनरी कुछ यूज कर लेते, तो आप परचेज को भी क्रेडिट कर सकते थे, लेकिन आपने गुड्स यूज अकाउंट को भी कर सकते। ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिलती है और गुड्स यूज अकाउंट आखिरी में परचेज में ही एडजस्ट करते, क्योंकि उतने से हमारा परचेज क्या हो गया? कम। कोई सेल तो था नहीं बेटा ये बाहर, ठीक है। तो वो आपको जब मैंने बताया था तो उस पर नोट लिखा दिए। ये नोट नंबर 1 यहाँ पे लिखो, पहले लिखो, बस 2 मिनट में खत्म करो क्लास, ठीक है। ठीक है, ये दिखा आपको यहाँ पे, ये देखो ये कहाँ किया था हाईलाइट, ये किया था गुड्स यूज। तो ये अब आखिरी में किस में एडजस्ट कर लेते? परचेज में, क्योंकि उतने से परचेज कम है। सेल्स तो लिख नहीं सकता था क्योंकि सेल्स नहीं था बेटा। बाहर वाले को बेचे थे कि कोई इसके बदले में कोई बेनिफिट मिला था कि अपने को बाहर वाले से? नहीं, बेनिफिट मिलता अगर इसके बदले में कुछ, तो फिर उसको मैं सेल्स मानता था, ठीक है। चलिए, तो आज बहुत ही लेंदी क्लास हमारी हुई। हमारा यहाँ पे जर्नल खत्म होता है और ये क्वेश्चन एक बार आपने खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, सेशन बहुत बड़ा हो गया है तो कुछ चीजें और बात कर रहा था, होमवर्क ये सब आज इसी को प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको होमवर्क नेक्स्ट सेशन से मिलना शुरू हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।